ये पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन है बुक में 115 नंबर भी इसी तरह का और एक क्वेश्चन और है इसमें आगे इसी तरह का 121 और एक 136। ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ठीक है। 115, 21 और 36 वाला। तो इसमें कहा है एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे मान लिया हमारे पास एक एंड गेट दे रखा, उसमें कुछ फंक्शन है, दो इनपुट दे रखे F1 और F2, ठीक है। और क्या किया हुआ है इसमें यहाँ पे दे रखा है एक और गेट बनाया हुआ है। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही, वॉइस सही आ रही है या बैकग्राउंड नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही कोई? सही आ रही है सर। अच्छा, एक F3 दिया हुआ है और यहाँ पर आउटपुट में F आ रहा है। तो इसमें कहा है कि F1 जो है हमारे पास, उसमें 4 वेरिएबल हैं W, X, Y और Z, और इसकी मिन टर्म दी हुई है 8, 9, 10। ऐसे ही F2 है, इसमें भी 4 वेरिएबल हैं, इसकी मिन टर्म है 7, 8, 12, 13, 14 और 15। और हमारे पास F दिया हुआ है, F में भी 4 वेरिएबल ही हैं ये, और इसकी मिन टर्म है 8 और 9, ठीक है। आपसे पूछा है F3 की वैल्यू बतानी है, ये फाइंड करना क्या होगा। और ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है कि उसकी मिन टर्म आपकी 9, 10 होंगी या 9 होंगी, या हमारे पास 1, 8, 9 होगी, या एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 8, 10। अच्छा जी, पापा जी मम्मी बुला ली, बोतलें तारी ये क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर हमारे पास इसने दिया है 4 वेरिएबल है हमारे पास, और 4 कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। तो 4 वेरिएबल से हमें ये देखना है सर्किट जो है, इसके अकॉर्डिंग F3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो F1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमारे पास, F1 में है 8, 9 और 10। F2 है, इसकी वैल्यू है 7, 8, 12, 13 और 14, ठीक है। अगर हम इसका एक यूनिवर्सल सेट बनाएं, यूनिवर्सल सेट में क्या क्या वैल्यू आएगी? सर 15 भी तो है, सर 15 भी तो है साथ में। 14, 15, ठीक है, ये है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या वैल्यू आएंगी? 0, 1, 2, 3 से लेकर 15 तक की ये वैल्यू आएंगी। 4 वेरिएबल का जो यूनिवर्सल सेट बनेगा उसमें ये 16 वैल्यू होंगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं एंड गेट की, जो ये पहले वाला गेट है, एंड गेट लगा हुआ है, तो एंड गेट क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड गेट की बात करें अगर, ठीक है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड गेट, कोई बताएगा? सर कॉमन नंबर को, दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा ना, इंटरसेक्शन होगा, इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो ए में भी हो और बी में भी हो, क्योंकि हम 0, 0 इसका मतलब है ना ए में है वो चीज़ ना बी में है। 0, 0 मान लिया दो हमारे पास सेट है ए और बी, जब हम इनका एंड कर रहे तो एंड के अकॉर्डिंग अगर 0, 0 का मतलब है वो ना चीज़ ए में, 0 का मतलब वो प्रेजेंट नहीं है और ना ही वो बी में प्रेजेंट है, तो वो एंड में भी नहीं आएगी। वो ए में नहीं है, बी में है अगर कोई चीज़, तब भी नहीं एंड में आएगी। ए में है, बी में नहीं है, तब भी नहीं आएगी। अगर दोनों में है तभी हमारे पास एंड में बनाता है। तो ये एंड जो है ये इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, और जो है वो यूनियन को डिनोट करता है, यूनियन, ठीक है। और के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, अगर वो किसी में भी नहीं है तो फिर तो आएगी नहीं रिजल्ट में, अगर किसी भी एक में हो गई तो वो आना ही आना है रिजल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एंड और दो ऑपरेटर दिए, तो एंड तो इंटरसेक्शन करेगा, इंटरसेक्शन का मतलब F1 और F2 का इंटरसेक्शन कर दो। तो F1 F2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो मैक्सिमम 3 ही वैल्यू आ सकती हैं, जो कॉमन वैल्यू वे आएंगी। कॉमन क्या है इसमें? 8 है, तो केवल एक ही वैल्यू कॉमन है 8, तो 8 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर F की वैल्यू दे रखी है इसने पहले से ही कि इसकी वैल्यू 8 और 9 है। यहाँ पर F की वैल्यू ये क्या है? ये यूनियन करके आया, तो 8 का किसके साथ यूनियन करें कि 8, 9 आ जाए? मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, एक 8 है, यूनियन करना हमें किसी सेट के साथ कि रिजल्ट हमारा 8 और 9 आए, ठीक है। तो देखो 8 का अगर आप 9 के साथ यूनियन कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट 8, 9 आएगा। 8 का यूनियन आप 8 और 9 के साथ करेंगे तो भी 8, 9 आएगा, ठीक है भाई। फर्स्ट वाले के सारे आते हैं यूनियन में, सेकंड का जो नहीं आया वो जो बचा हुआ है वो, और नहीं तो ये भी 8, 9 का 8 के साथ करोगे तो भी 8, 9, 8 का 9 के साथ करोगे तो भी 8, 9। तो ये दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके। F3 की वैल्यू या तो 9 हो सकती है या F3 की वैल्यू 8, 9 हो सकती है। अब जो आपके ऑप्शन में दी हुई है उसको आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, तो ये आपके पास पॉसिबल आंसर है। यहाँ पर इस तरह से करने ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इनके अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो भी यूनियन में आउटपुट में आ जाएगी। आउटपुट में हमारे पास केवल 8 और 9 ही चाहिए, हमें 10 नहीं चाहिए, 18 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, ठीक है, या ये 10 नहीं चाहिए, तो वो चाहिए नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ गया पूनम? यस सर, आ गया। देखो इस क्वेश्चन में तो बेसिकली हमारे पास एंड और के दिए, तो एंड और में केवल यूनियन और इंटरसेक्शन का हमें यूज़ करना है। जल्दी से नोट कर लो इसको। वो फिर अपने भाई बहनों के लिए सीट छोड़ देते हैं ना, वो रिजर्वेशन वाली। पाप ही हो गया, जनरल में पैदा हो गए तो। नहीं, इससे पता है एक चीज़ भी तो होती है, आपको पता कि मुझको इतने मार्क्स लाने हैं, पहले से ही पता आपको कि मुझको 150 पे कट ऑफ लगेगी मेरी, मैं 150 की तैयारी करूँ, ठीक है। उनको पता है कि हमारी 100 पे लग जाएगी तो वो 100 की तरह तैयारी करेंगे, तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करो। जॉब तो लगेगी तो एक ही जैसी ना सबकी। कितना आता है सर कट ऑफ? क्या कट ऑफ कितना जाता है वैसे एवरेज? कट ऑफ की चक्कर में मत पड़ो तुम, पढ़ाई जितनी भी कर सको ज़्यादा से ज़्यादा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस।
कट ऑफ पे ध्यान मत दो, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी अगर 150 पे जानी, तुम 150 का पढ़ लो ना, उस हिसाब से पढ़ो, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहो। कट ऑफ कम होगी तो पढ़ना बंद थोड़ी कर दोगे। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी एंड और का है, ठीक है। इसके अंदर जो है F1 जो दिया हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन था, F3 है यहाँ पे। भाई माइक्रोफोन बंद कर लो शैलेंद्र, नवीन। ये हमारे पास यहाँ पे F है, इसकी वैल्यू F1 की क्या है, इसमें 4 5 6 7 8, और F3 की वैल्यू है 1 6 और 15, और ये वैल्यू है 1 6 8 और 15। मेनली आपको सोल्व कैसे करना है यही देखना है। यहाँ पे आउटपुट दे रखा है तो हमें बैक साइड से ही सोल्व करना है इसको। आउटपुट ये यूनियन करके आया है, तो यूनियन करके आया तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी ये देखनी है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे 4 6 और दिया हुआ है 4 8 4 6 8। यहाँ पर 1 6 और 15 है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 8 होगा, 6 8 हो सकता है, ठीक है। 8 भाई और भी कुछ हो सकता है सर 1 6 8 15 हो सकता है, तो 1 6 8 15 सारे ही हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे भी तो हो सकते हैं। मिनिमम 8 तो होना ही चाहिए हमारे पास, उसके साथ 1 6 8 15 के कॉम्बिनेशन से कुछ भी हो सकते हैं। 6 और 8 होगा। सर 1 कैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 तो F1 में भी तो होना चाहिए ना, फिर तभी तो नहीं सर, ऊपर 6 और 8 तो निकल सकते हैं यहाँ से। अभी हम इसका देख रहे हैं बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या, अभी हम वहाँ पे गए नहीं, ठीक है। अभी देखेंगे उसमें फिर क्या होगा। यहाँ पे 1 6 8 15 के कॉम्बिनेशन से कुछ हम ले सकते हैं अगर इस वाले सर्किट को देखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब जो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी, यानी जो वैल्यू इसमें है वही वैल्यू यहाँ पे आगे जा सकती है। तो देखो इसमें 1 नहीं है तो 1 कैंसिल, ये तो आ नहीं सकता। यहाँ पे 6 है, 6 आ सकता है इसमें, ठीक है। इसके अंदर 7 है यहाँ पर तो, लेकिन इसमें तो आ नहीं सकता 7 क्योंकि फाइनल में हमें देना नहीं। 8 है यहाँ पे, 8 आ सकता है, 15 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हमारे पास 8 हो सकता है या 6 और 8 हो सकता है, ये दो पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कॉमन में यही लगा सकते हैं, या तो हमारे पास 8 लगा देंगे यहाँ पे भी, या 6 और 8 लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो 6 और 8 वाला बन गया, ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो एंड और गेट दे रखा तो वहाँ तो कॉमन है, आप नॉर्मली कर लोगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आ जाएगी अगर आपको एंड और की जगह कोई दूसरा गेट दे दिया, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो नॉर्मली है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल से लेकिन वो भी हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, मान लिया हमारे पास नैंड गेट दे दिया है इस तरह से, इसमें हमारे पास एक F1 है और एक F2 है, ठीक है। एक नैंड गेट और दे दिया, यहाँ पे भी नैंड गेट है और यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास F है, इसका आउटपुट इसमें इनपुट हो रहा है, और एक नोट गेट है इन्वर्टर, इसका आउटपुट भी यहाँ पे इनपुट कर दिया, और इस पे हमने F3 कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास F1 की वैल्यू जैसे 0 1 3 5 है, और F2 की वैल्यू मान लिया 6 और 5 है, F की वैल्यू 1 4 और 5 है, ये वैल्यू, ठीक है। तो नैंड गेट है, नैंड गेट का आप अगर ट्रूथ टेबल देखेंगे तो नैंड गेट में क्या होता है, एंड का उल्टा होता है। 0 0 पे 1 होता है, बाकी पे हमारे पास 0 होता है, ठीक है। 0 0 का मतलब जो चीज़ें ना A में है ना B में है, तो A और B में नहीं है तो कहाँ होंगी, वो यूनिवर्सल में होंगी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास 0 1 2 3 वेरिएबल, मान लें यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल का दिया हुआ है सारे के सारे, 0 से 7 तक, तो 0 से 7 तक होंगी, 4 5 6 और 7, ठीक है। 1110 आएगा ना नैंड, नैंड, हाँ ये हमारे पास ये है, एंड का उल्टा है तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। लास्ट वाले में 0, बाकी इसका उल्टा कर दिया हमने। तो जो हमारे पास ये यूनिवर्सल गेट है, अब आप देखो कब हमारे पास आ रही है वैल्यू, कब आ रही, जब दोनों में कॉमन, मतलब जब कॉमन है तो रिजल्ट नहीं आ रहा, जो कॉमन है वो नहीं आ रहा रिजल्ट में, बाकी सब केस में आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन नहीं है, एंड देता है हमारे पास कॉमन वैल्यू, और नैंड क्या देगा, जो कॉमन नहीं है। तो कॉमन इसमें क्या क्या नहीं है वो हमें देखना है, कौन कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है इसमें। 0 1 3 6, देखो 0 1 0 नहीं है दोनों में, ठीक है। 1 भी दोनों में नहीं है, ठीक है। क्या 2 दोनों में है, यूनिवर्सल से सारे से देखेंगे क्या 2 दोनों में है, जो दोनों में नहीं है वो बचा, वो हमारे पास नैंड का रिजल्ट आएगा। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, केवल 5 आप देख रहे हैं, 5 दोनों में है, तो 5 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ आ जाएंगी। 0 1 2 3 4 और 6 और 7, ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ जो हमारे पास कॉमन नहीं है उसको छोड़ के बाकी सब आ जाती है नैंड में। एंड में कॉमन वाली चीज़ आती है, एंड करते यहाँ पे तो 5 आता, अब 5 को छोड़ के जो बाकी बचा वो रह गया, ठीक है, वो हमारा नैंड में आ गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास देखो नैंड गेट लगा हुआ, तो नैंड गेट में मतलब यहाँ पे वो चीज़ आई हुई है जो इन दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर 1 यहाँ है तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, ठीक है, तभी तो ये वाली चीज़ें आई हैं जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, कॉमन वाली चीज़ यहाँ आगे नहीं जाएगी। 1 यहाँ पे जा रहा तो यहाँ नहीं होगा, 2 हमारा कॉमन नहीं है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि कॉमन हो जाएगा नहीं, तो 5 हो सकता है यहाँ पे, 6 हमारे पास नहीं हो सकता, 6 यहाँ पे नहीं दे रहे ना हम, तो 6 5 नहीं होगा ना, 5 तो जा रहा है ना, नहीं बेटा ऊपर वाले में नहीं है ना 5, ऊपर वाले में तो नहीं है, तो कॉमन कहाँ बन गया,
वो देखना हमें, कॉमन नहीं है तो 5 ऑप्शनल है, आप रखो या ना रखो यहाँ पे, ठीक है। 6 अगर रखेंगे हम तो कॉमन 6 जो है हमारे पास 6 होगा यहाँ पे कॉमन करना, कि कॉमन वैल्यू तो भेजनी नहीं हमें। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 7 रख सकते हैं। एक तो ये सेट बन सकता है हमारा, दूसरा सेट 0 3 2 3 6 7, ये 2 सेट बन सकते हैं भाई। इन दोनों को अगर हम करेंगे नैंड तो इनमें कॉमन क्या नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। और हमारे पास 4 नहीं है, 5 नहीं है, यही कॉमन नहीं, बाकी सारे कॉमन। इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में भी यही है। अब यहाँ पर देखेंगे ये नोट गेट है, नोट गेट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ये घटा तो नोट बनेगा, ठीक है। ऐसी टर्म जो हमारे पास इसमें नहीं आ रही हो वो नोट में आएंगी। तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 आ सकता है, ठीक है, 5 इसमें है, ठीक है, 6 इसमें है, 7 इसमें है, तो वो नहीं आएगा। 5 आपका ऑप्शनल है, अगर इसको लेंगे तो हमारे पास 5 नहीं आएगा, अदरवाइज हम 5 भी ले सकते हैं। तो या तो इसका आंसर 1 4 होगा या 1 4 5 होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। देखो यहाँ पे अगर हम 1 4 5 या 1 4 लेंगे, 1 4 5 लेंगे तो ये आउटपुट बनेगा, 1 4 लेंगे तो ये वाला हमारे पास आउटपुट बनेगा, ठीक है। इसमें 1 4 वाले में ये वाला बनेगा, इसमें ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है तो 5 इसमें नहीं है, इसके लिए ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देखोगे 121 वाला क्वेश्चन था ये इसी तरह का। तो ऐसे हमारे पास ये 2 पॉसिबल आंसर इसके हो सकते हैं। तो जो भी आपके पास आंसर दिया होगा वो आप लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सर्किट से, अगर हमारे पास कोई फंक्शन मिसिंग हो, कोई टर्म मिसिंग हो, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। सर इस क्वेश्चन में ये क्यों नहीं कह रहे कि 145 जो है वही आंसर होगा? नहीं, 1 4 5 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है। 5 को हम क्यों हटा रहे हैं आंसर से? मतलब दूसरा वाला जो नैंड गेट है उसमें 5 आ रहा है हमारा। देखो बेटा, इसलिए हटा रहे, अगर इस वाली वैल्यू की और इस वाली वैल्यू की आप इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या क्या चीज़ नहीं है। तो इनमें 0 तो कॉमन है, 0 कैंसिल हो गया, 1 कॉमन नहीं, 1 आउटपुट में चला गया, 2 कॉमन है, ये नहीं जाएगा, 3 कॉमन है, ये नहीं जाएगा, 5 कॉमन नहीं है, 5 चला गया, 5 नहीं है दोनों में, 5 भी चला गया, 4 भी चला गया, 6 7 है। नैंड गेट तो यही करता है जो दोनों में ना हो ऐसी वैल्यू देखनी, तो दोनों में ये नहीं है। इस वाले से भी करोगे तो यही है, इसमें देखो 5 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, ठीक है। तो कॉमन तो तब भी नहीं हुआ। आप किसी में भी मत रखो, या तो किसी में भी ना हो, वो 0 0 का मतलब किसी में भी ना है, या किसी एक में ही हो, दोनों में नहीं होना चाहिए, बस वो होता है हमारा नैंड गेट। सर एक एग्जाम में ऑप्शन में 1 4 5 1 4 दोनों हो, तो प्रायोरिटी में आंसर क्या रखना है? प्रायोरिटी नहीं, उस तरह ऑप्शन में दोनों दिया होगा, बोथ का भी ऑप्शन होगा, बोथ भी हो गई। हाँ, दोनों हो सकते हैं इसके पॉसिबल। चलिए भाई आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास के मैप का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है बुलियन एक्सप्रेशन के मैप से सोल्व करने के लिए एग्जाम में आती हैं आपके पास। तो अब हम इसको समझते हैं क्या है पहले के मैप के बारे में। इसमें क्वेश्चन हमारे पास एक तो बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया, उसको सोल्व करने के लिए बोल दिया हमको, या प्राइम इम्प्लीकेंट्स वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इम्प्लीकेंट्स वगैरह निकालने, नॉर्मल इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, एक्सेप्शनल रिडंडेंट, ठीक है। तो वो सब के क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो समझते हैं सबसे पहले के मैप क्या है, ठीक है। ये जैसे आपको शुरू में भी बुलियन स्टार्ट किया था, हमने बताया था बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए या तो आप बुलियन अलजेब्रा की लो यूज करेंगे मिनिमाइज करने के लिए, या हम के मैप यूज करते हैं, या एक टेबुलर मेथड होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो के मैप सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। इसमें कोई फॉर्मूले याद नहीं, कोई रूल याद नहीं रखने, कुछ नहीं याद रखना, कोई पैटर्न है उसी पे करना। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 2 3 4 5 वेरिएबल तक के हो सकते हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा के लिए फिर टेबुलर मेथड बेटर रहता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी टेबल बन जाती है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। के मैप इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कर्नोव ने बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको हम के मैप बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो वो है ये मिनिमाइज यानी जो भी मिनिमम टर्म्स है, मिन टर्म्स निकालता है, या तो आपके पास एसओपी हो या पीओएस हो। एसओपी में मिन टर्म्स पे काम करता है, पीओएस में मैक्स टर्म पे काम करता है। तो ये जो के मैप है ये तभी काम करता है जब हमारे पास एक्सप्रेशन मिन टर्म या मैक्स टर्म की फॉर्म में हो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म में हो। अगर आपके पास एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा वो पहले, तभी हम के मैप के थ्रू उसको सोल्व कर सकते हैं। के मैप नॉर्मल एक्सप्रेशन को नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म ही यूज होंगी, मिन टर्म या मैक्स टर्म के बेस पे ही ये काम करता है। तो ये जो है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं के मैप में, यानी वी कैन मिनिमाइज या सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, यूजिंग के मैप, ठीक है। पहली कंडीशन इसकी ये है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म देता है, एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म,
सिंपलेस्ट मतलब जो भी हम मिनिमम निकाल सकते हैं ना, आपके पास अगर बुलियन अलजेब्रा के लो से कर रहे हो आप, तो कितने लेवल तक हमें सिंपलेस्ट करना, अलग अलग तरीके के आंसर भी आप कर सकते हो। बिल्कुल सिंपलेस्ट पे जाने के आपने दूसरा रूल लगा दिया तो आपके पास कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये आंसर होना चाहिए या ये आंसर। उसमें लेवल होता है, ऑप्शन में लेवल दे दिया जाता है कि इतने लेवल तक करना या और भी ज़्यादा सिंपलेस्ट करना, लेकिन यहाँ पे जो है हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। के मैप से जो हमारे पास मिनिमाइज होकर आएगा एक्सप्रेशन, वो बिल्कुल मिनिमाइज होगा, उसको फर्दर फिर आप मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, चाहे वो पीओएस हो या एसओपी हो। ये काम पीओएस या एसओपी में ही करता है। पीओएस मतलब मैक्स टर्म होनी चाहिए, और जो है हमारे पास ये मिन टर्म, मतलब आपको पहले एक्सप्रेशन को या तो आपके पास डायरेक्ट मैक्स टर्म और मिन टर्म दे रखी हो, उनसे आप करेंगे, या हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो है वो शुड बी इन स्टैंडर्ड यानी कैनोनिकल फॉर्म। अगर वो नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, उसके बाद जो है हम उसका मिनिमम एक्सप्रेशन निकालेंगे वहाँ से। इसके अंदर जैसे हमारे पास ट्रूथ टेबल होती है, ट्रूथ टेबल में क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं वो सब उसमें रखते हैं। ऐसे ही के मैप के अंदर भी कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में वेरिएबल है, वेरिएबल के बेस पे पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास बनती हैं, तो ये भी उन सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो लाइक ट्रूथ टेबल के मैप ऑल्सो contains all the possible values of input variables। ठीक है, तो इनपुट वेरिएबल की ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इसका यूज़ करा जाएगा यूज़ फॉर सॉल्व या मिनिमाइज 2, 3, 4 और 5 वेरिएबल्स बुलियन एक्सप्रेशन। करने को आप ज़्यादा के भी करो, लेकिन इतना बड़ा जो है आपको के मैप की टेबल बनाने में जो है बेटर नहीं रहेगा, उसके लिए हम टेबुलर मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर लार्जर नंबर ऑफ वेरिएबल वी यूज टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, उससे क्वेश्चन करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो एमसीक्यू टाइप के पेपर में नहीं आता, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके एक तरह से, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूज फॉर के बाद सोल्यूशन, यूज फॉर सोल्व या मिनिमाइज। तो जो टेबुलर मेथड है उसमें बस आपको इतना याद रखना है कि वो कितने वेरिएबल के लिए हम कब यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास किसी बुलियन एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है तो हम टेबुलर मेथड का यूज़ कर लेते हैं। और टेबुलर मेथड का दूसरा नाम क्या है, यानी इस मेथड को किसने दिया था, तो इस मेथड को जिन्होंने दिया था उनके नाम पर इसका नाम क्वीन वो है मैकक्लेस्की, MC इस तरह से होता है कुछ, MCCL मैकक्लेस्की, MCCLUSKY। ठीक है, मैकक्लेस्की मेथड भी बोलते हैं इसको, टेबुलर मेथड या क्वीन मैकक्लेस्की मेथड। ठीक है, तो ये टेबुलर मेथड, तो इसमें केवल आपको भाई ये नाम याद रखने, कभी कभी यही पूछ लिया कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, कितने वेरिएबल के। इसके कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन जो होते हैं वो के मैप से ही सोल्व करने हैं, नोट कर लो। हमारे पास फंक्शन है, तो फंक्शन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फंक्शन की मिन टर्म या मैक्स टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप सबसे पहले यही है कि फाइंड या चेक द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन में कभी कभी तो ऐसे ही दे दिया जाता है कि f इक्वल टू a, b इक्वल टू a प्लस a डैश या a प्लस b, ऐसे ही लिख दिया हमने, मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है 2 वेरिएबल है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही दे रखा है f इक्वल टू a प्लस बी सी, तो इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, वो 2 तो 3 तो होंगे ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं, क्या पता चौथे वाला क्या नाम मिनिमाइज होकर कट गया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब a प्लस बी सी दे रखा तो हमारे पास जो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, या तो आपको दिया होगा कि कितने हैं इस तरह से दिया होगा, या हमारे पास इस तरह से होंगे। तीसरा हमारे पास इस तरह से भी हो सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया 0 और 9 इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पर आपको देखना कितने वेरिएबल, यहाँ पे ABC कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे 9 दे रखा है, इससे पता चलेंगे जो भी मिन टर्म में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो हमारे पास वेरिएबल बता देगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिन या मैक्स टर्म। ठीक है, तो क्या होगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे 9 लिखी हुई है, तो 9 कितने वेरिएबल में आ सकती है भाई, 3 वेरिएबल होंगे, तो 3 वेरिएबल में तो 0 से 7 तक ही हो सकती है, तो 4 वेरिएबल में कितनी हो सकती है हमारे पास, 0 से लेकर 15 तक, तो इसमें मिनिमम 4 वेरिएबल तो चाहिए। तो हम मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल पे बात करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल हमें कितने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भाई और भी कितने हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा ले लो, क्या पता वे मिनिमाइज हो गए हों टर्म में खत्म, ऐसे इसमें भी आपके पास क्या पता मिनिमाइज हो गए हों वे वेरिएबल D, E, F भी हो इसमें, लेकिन आपको मिनिमम लेने जितने आपको पॉसिबल दिख रहे हैं यहाँ पे उसी को लेंगे। तो पहला काम तो हमारा यही होगा, हम चेक
चेक करेंगे कितने वेरिएबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपनी मिन टर्म फाइंड करेंगे और के मैप बनाएंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा, जैसे ये दे रखे हैं, इनमें मिन टर्म नहीं है एक्सप्रेशन में, ये तो हमारे पास सिंप्लीफाइड इसी तरह से रखा है, लेकिन इसमें मिन टर्म क्या होती है या मैक्स टर्म क्या होती है, जिसमें सारे वेरिएबल हर टर्म में होने चाहिए। इस 2 टर्म है, जैसे इसमें दोनों टर्म में ABC होना चाहिए, तो हमें मिन टर्म या मैक्स टर्म बनानी पड़ेगी। तो फाइंड द मिन टर्म, ऐसा दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें तो पहले से ही दे रखी, अगर इस तरह से एक्सप्रेशन में दे रखे तो हम फाइंड करेंगे, फाइंड द मिन टर्म या मैक्स टर्म। सर एक बार फर्स्ट स्टेप प्लीज रिपीट कर दीजिए। एक्सप्रेशन फर्स्ट स्टेप में बेटा ये कहा हुआ है, सबसे पहले हमें ये चेक करना कि एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं। एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा तो यहाँ पे तो हमें दिख ही रही है कितने वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 3 वेरिएबल हैं। कभी कभी हमें फंक्शन में ऐसे करके भी दे दिया जाता है तो यहाँ से पता चल जाता है हमें कितने वेरिएबल हैं। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ और यहाँ पे नहीं बताया कितने वेरिएबल हैं तो हमें पता करना पड़ेगा कितने वेरिएबल होंगे। तो जो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दे रखी उस वैल्यू को हम देखेंगे किस रेंज में आती है। 2 की पावर में जैसे 2 वेरिएबल हैं तो उसमें 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 से 3 तक, 3 वेरिएबल में 8 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 से 7 तक, 4 वेरिएबल में 0 से 15 तक 16 हो सकती हैं। तो 9 के लिए हमें कम से कम 4 वेरिएबल रखने पड़ेंगे, 3 की रेंज से तो ये बाहर है। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ वेरिएबल फाइंड करेंगे पहली बार में, फिर मिन टर्म या मैक्स टर्म जो भी हमें निकालनी जिस भी फॉर्म में करना वो हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप ये है कि हम के मैप डिजाइन करेंगे। जो के मैप की टेबल है, के मैप की टेबल बनाएंगे और उस टेबल में मिन टर्म या मैक्स टर्म जो है उनको लिखेंगे। क्रिएट द टेबल ऑफ के मैप। ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगी, जो हमारे पास के मैप की सेल बनती है वो वेरिएबल पर डिपेंड करती है। अगर 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास 4 ब्लॉक या सेल बनेंगे। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 8 बनेंगे, 4 वेरिएबल हैं तो 16 बनेंगे और 5 वेरिएबल हैं तो 32 बनेंगे। ठीक है, तो ये जो है 4, 8, 16, 32 इस तरह से पावर ऑफ 2 में है। मतलब n वेरिएबल का अगर एक्सप्रेशन है तो हमारे पास 2 की पावर n ब्लॉक्स होंगे या सेल्स होंगी जो हमारे के मैप होगा इन के मैप। ठीक है, इतनी होंगी। तो तीसरे स्टेप में हमें वो सेल क्रिएट करनी है, नोट करो पहले इतनी। ये देखो, अब जैसे हमने कहा 2 वेरिएबल है मान लिया हमारे पास, मान लिया वो 2 वेरिएबल है फंक्शन में a और b। तो इसके लिए जो हम के मैप बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। 2 वेरिएबल में कितनी सेल होंगी, 4 सेल, तो 4 सेल हमने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 वेरिएबल इधर a और इधर b लिख लेंगे। यहाँ पे 0 और 1, a की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी 0 1, b की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी 0 1। आपको ग्रे कोड पढ़ाए थे तो यहाँ पे ग्रे के अकॉर्डिंग ही हमारे पास वो रखे जाएंगे। अगर मान लिया एक ही वेरिएबल दे रखा, अगर एक वेरिएबल तो नॉर्मली सिंप्लीफाई होता है, ठीक है, तो उसमें तो करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लिया है एक वेरिएबल a + a ऐसे दे दिया, a + a' दे दिया आपको फंक्शन, तो आपको एक वेरिएबल के वैसे सब रूल पता ही है, के मैप बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख देंगे। लेकिन उसके लिए अगर मैं बात करूँ एक वेरिएबल है तो के मैप कैसे जनरेट होगा, उसमें 2 ही सेल होंगी हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास जैसे यहाँ पे दे दी तो ये 0 है या 1 है, हमारे पास एक ही पॉसिबल वैल्यू है, 2 पॉसिबल वैल्यू एक वेरिएबल की। तो एक वेरिएबल को करने के लिए वैसे कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर a इधर लिखना या इधर लिखना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, वर्टिकल बना सकते हो, कैसे बना सकते हो। इन सेल को भी हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल का हमें कोई वो नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं 2 वेरिएबल से करने। एक वेरिएबल के जितने फंक्शन डायरेक्ट उनके आपको बुलियन लो लिखवा रखे हैं उनसे आप कर ही सकते हो। तो हम बात करते हैं जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास a b c है मान लिया फंक्शन के अंदर। तो उसमें क्या होगा, इस तरह से हम क्रिएट करेंगे, 8 सेल बनेंगी यहाँ पर। तो 8 सेल आप इस तरह से बना सकते हैं, ये 8 सेल होगी। तो एक तरफ यहाँ पे 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं 0 1, तो इधर एक वेरिएबल रख लेंगे। यहाँ पे 4 वैल्यू है तो यहाँ पे 2 वेरिएबल रख लिए हमने b c। तो इनके कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ग्रे कोड में लिखने हैं। 0 1 के बाद ग्रे में 1 1 आता है। मिनिमम डिस्टेंसिंग कोड यूज करने हैं जिससे हमारे पास बिल्कुल मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकल के आए। ठीक है, अब देखो हर ब्लॉक के लिए इसी तरह से हम क्या 1 वेरिएबल का बेटा ये बताया 1 वेरिएबल का ऐसे बनाओ, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है 1 वेरिएबल की। भाई 1 वेरिएबल दे रखा फंक्शन, या तो f = a होगा, f = a+a+a कुछ भी ऐसे दे दिया, f = a+a' दे दिया, a × a' दे दिया। तो आपको के मैप बनाने की जरूरत क्या है उसमें। ठीक है, तो बनाने के लिए इस तरह से है, लेकिन इन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हमने पीछे लिखा कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 या 5 के लिए हम यूज़ करते हैं। एक वेरिएबल का तो डायरेक्ट लिख देंगे, इनका पता ही है, वो तो मिनिमाइज लिख दोगे भाई इसका आंसर तो यही होगा, इसका आंसर a होगा, इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर 0 होगा, आपको पता ही है। तो ये बनाने में टाइम क्यों लगाना उसमें। अब 4 वेरिएबल्स हैं अगर हमारे पास, तो 4 वेरिएबल के लिए मेनली हमारे पास क्वेश्चन मैक्सिमम 4 तक ही आते हैं। ठीक है, 4 से बड़ा आएगा भी नहीं, इतना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें नहीं आती पेपर में। तो a b c d होगी हमारे पास। 4 वेरिएबल के लिए हमारे पास 16 ब्लॉक बन जाएंगे। तो 16 ब्लॉक में हमारे पास 4 ब्लॉक, 4 हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं हम, 2 वेरिएबल को, 2 को वर्टिकली ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे बना दिए। तो 2 वेरिएबल इधर की साइड, 2 वेरिएबल इधर की साइड, c और d।
ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 और 1 0, इसके कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये आप किधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ए बी इधर लिखना, सी डी इधर लिखना, किधर भी लिख लो। ऐसे इसमें भी जैसे ये 3 वेरिएबल का, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं वर्टिकली करके, ठीक है, कि मैं इधर की साइड 2 वेरिएबल रखना चाहता हूँ, ऊपर की साइड 1 ही वेरिएबल रखना चाहता हूँ, तो एक वेरिएबल की 2 ही पॉसिबल वैल्यू होंगी, तो यहाँ पे 2 ही वैल्यू 0 और 1, और इधर 2 वेरिएबल की 4 हो जाएंगे, तो ऐसे बना दो। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, तो ये भी 3 वेरिएबल का, ये भी 3 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के तो आप वैल्यू किधर भी चेंज करो सेम ही रहेंगे, वो तो स्क्वायर बना हुआ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास रो कॉलम में ट्रांसपोज कर दो, इससे भी कोई फर्क नहीं, आंसर दोनों का सेम आएगा। अब हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको बनानी नहीं, याद होनी चाहिए बिल्कुल सही तरह से आपको एक्सप्लेन। जैसे कैसे बनती है वैल्यू, इस सेल का की वैल्यू क्या है, तो अगर हम इधर से देखेंगे, लेफ्ट साइड से हमें देखना है, जहाँ पे पहला वेरिएबल बेसिकली आपने लिख रखा है, इधर ए है इधर भी, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी लेफ्ट ए की 0, इसकी 1, यहाँ पे ये हो गया 1 0, ये हो गया 1 1, तो इस सेल का नाम होता है 0 नंबर सेल, ये 1 नंबर की सेल, ये 2 नंबर की और ये 3 नंबर की। तो 2 वेरिएबल में हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यू होती हैं और वो 0 से 3 तक होती है। 3 वेरिएबल में हमारे पास 0 से 7 तक होगी, तो वैल्यू कैसे बनेगी, ये होगी 0 इधर का और 0 ऊपर का, 0 इधर का, 0 1 ऊपर का, 0 1 1 1 0 1 0, ऐसे यहाँ पे 1 0 0, ये हो गया 1 0 1 1 1 और ये 1 1 0, तो ये हो जाती है हमारे पास 0 1, ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है। एक यहाँ पे बीच में आ जाता है, इसको अगर बाइनरी की फॉर्म में देखें तो ये 0 1 2 3, ये 4 5 6 7 ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लेंगे इस वाले में, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। इसमें देखेंगे तो ये वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक छोड़ के हम जा रहे हैं, ऐसे इधर भी, क्योंकि 0 1 2 यहाँ है, फिर 3 यहाँ है, तो ये हो गया 7, यहाँ पे 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15, ये इन सेल की वैल्यू होती है। तो ये सेल की वैल्यू मतलब ये मिन टर्म्स हैं हमारे पास, जिस नंबर की मिन टर्म होगी वो उस सेल में लिखी जाएगी, ठीक है। तो हम अगला स्टेप हमारे पास यही होगा कि जो हमारे पास मिन टर्म या मैक्स टर्म हमने सेकंड स्टेप में फाइंड करी है, वो अब इसमें फिल करनी है। अगर आप एसओपी को सोल्व कर रहे तो मिन टर्म का यूज़ करेंगे, पीओएस को यूज़ कर रहे तो मैक्स टर्म का यूज़ करेंगे। मिन टर्म को 1 से डिनोट करेंगे और मैक्स टर्म को 0 से डिनोट करेंगे। पहले इसको नोट करें। नोट कर लिया भी बच्चों। इस बार टेस्ट में के मैप के क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छे से कर लेना। सर कितने टॉपिक होंगे आपकी बार? 3 तो सभी आएंगे, सभी। चलो भाई 4th स्टेप पे आते हैं। 4th स्टेप हमें क्या करना, फिल द मिन टर्म और मैक्स टर्म सेल्स ऑफ के मैप, ठीक है। जो भी हमें एक्सप्रेशन में मिन टर्म या मैक्स टर्म दी गई, मिन टर्म वाली सेल को 1 से फिल करना, मैक्स टर्म वाली को इससे करना। अगर क्वेश्चन हमें एसओपी में सोल्व करने के लिए कहा गया तो हम यही वाला यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर पीओएस में कहा तभी हम मैक्स टर्म की बात करेंगे, ठीक है। 4th स्टेप होता है, इसके बाद 5th स्टेप है ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाने होते हैं हमें, तो क्रिएट द रेक्टेंगुलर, ठीक है, या हमारे पास स्क्वायर में बन सकते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और 5th 6th नंबर पे होगा यूजिंग ग्रुप्स। 1 मिन टर्म होगा, हाँ मिन टर्म 1 होगा एसओपी वाला। यूजिंग ग्रुप्स जनरेट द एक्सप्रेशन, मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर आप एसओपी में कर रहे तो एक्सप्रेशन आपको एसओपी में जनरेट करना है प्रोडक्ट ऑफ सम की तरह,
नहीं तो हम पीओएस में, पीओएस में करें तो प्रोडक्ट ऑफ सम, एसओपी में करें तो सम ऑफ प्रोडक्ट में जनरेट करना। मेन अब यहाँ पे काम है कि हम ग्रुप कैसे बनाएंगे। ग्रुप बनाना इसमें यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, उसको समझते हैं किस तरह से बनाएंगे। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे ग्रुप का ही समझते हैं। सर मैक्सिमम के बाद क्या लिखा है? सेल्स। देखो जैसे हो गया सर। रूल्स फॉर क्रिएटिंग के मैप ग्रुप। फर्स्ट नंबर है जो ग्रुप बनेगा वो एडजेसेंसी सेल्स का बनेगा, ठीक है। एक तरह से इस के मैप को आप अपना जैसे लूडो खेलते हो ना, तो लूडो का वो समझ सकते हो, उसमें भी ऐसी सेल्स बनी होती हैं, ऐसे इसमें बनी होती हैं। या कोई भी रेक्टेंगल चीज़ है जिस पे आप बना सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें 2-4 वाले में स्क्वायर बन जाता है, 3 वाले में रेक्टेंगुलर बन जाता है। तो जो भी ग्रुपिंग करनी, ग्रुपिंग हमारी एडजेसेंसी सेल्स की करेंगे, ठीक है। ग्रुप क्रिएट्स फॉर एडजेसेंस सेल्स, ठीक है। एडजेसेंस सेल होंगे या तो हमारे पास, या हमारे पास उस तरह के सेल भी हो सकते हैं जो हमारे पास जैसे टॉप का और लास्ट वाला एडजेसेंसी सेल होंगे, या टॉप रो में होगा, ठीक है। टॉप और लास्ट रो इनका बन सकता है, टॉप एंड लास्ट रो का, ठीक है। दूसरा ये, तीसरा हमारे पास लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट कॉलम्स, ठीक है। उनकी सेल में से हम क्रिएट कर सकते हैं, टॉप वाली रो से या हमारे पास लास्ट वाली रो से, बॉटम वाली, ठीक है। या हमारे पास लेफ्ट वाली या राइट वाली से बिल्कुल एडजेसेंस मतलब हमारे पास बिल्कुल सटे हुए हैं अगर, ठीक है, उनसे हम क्रिएट करेंगे। अगर आप एसओपी में बना रहे तो आप ग्रुपिंग केवल 1 का बनाएंगे, ठीक है। इन एसओपी इंक्लूड ओनली मिन टर्म्स, यानी 1 वाले को सेल को हमें इंक्लूड करना, नोट लेफ्ट मिन टर्म। क्या बेटा? लेफ्ट मिन टर्म नहीं, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट, नॉट मैक्स टर्म। यानी अगर आप एसओपी में यूज़ करें तो केवल मिन टर्म को यूज़ करना, अगर पीओएस में यूज़ करेंगे तो केवल मैक्स टर्म को ही यूज़ करना, ये वाला अलाउ नहीं होगा फिर, ठीक है। इसके साथ कुछ डोंट केयर भी यूज कर सकते हैं, एंड डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब जो हमें पता ही नहीं है कि वो 1 होंगे या 0 होंगे, ऐसी सेल जिनका पता नहीं। डोंट केयर को हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, यानी इट मे बी 0 और 1, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ग्रुप बनाने के लिए इसको अगर 0 के साथ बनाना तो इसको 0 मान लेंगे, अगर 1 के साथ बनाना तो 1 बना सकते हैं। तो जो हमारे पास डोंट केयर होते हैं, डोंट केयर सेल्स कैन बी ग्रुप विद एसओपी एंड ऑल्सो इन पीओएस, दोनों में यूज हो सकती है, ठीक है। 4th नंबर है कि ग्रुप हमेशा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही बनेंगे, कभी भी डायगोनल में नहीं बन सकते ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, बट नॉट डायगोनल। नोट करो इसको। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि ग्रुप हमें किस तरह से बनाने। आप एडजेसेंसी सेल का बना सकते हैं, सबसे टॉप वाली रो और सबसे लास्ट वाली रो में से बना सकते हैं, सबसे लेफ्ट या सबसे राइट वाली रो का बना सकते हैं। अगर एसओपी कर रहे तो हमें केवल मिन टर्म्स जिसमें सेल में हम 1 लिखेंगे केवल उन्हीं का ही बनाना। मैक्स पीओएस में करेंगे तो मैक्स टर्म वाली का। डोंट केयर किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, मिन टर्म में भी, मैक्स टर्म में भी, कहीं पर भी यूज़ करा जा सकता है। ग्रुपिंग कभी भी डायगोनल नहीं होगी, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। अब जब ग्रुप बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना कि जो ग्रुप का साइज़ होगा, सबसे पहली चीज़ हमें यही देखनी कि ग्रुप का साइज़ मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ये ट्राई करनी है हमें कि जितना बड़े से बड़ा ग्रुप बन सके उतना बड़ा ग्रुप बनाना है। दूसरे नंबर पे हमें देखना है कि जो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएं, जितने भी हमारे पास मिन टर्म या मैक्स टर्म है उनको सबको कवर करना हमें। ये नोट कर लो, फिर लिखवाते हैं यहाँ पे। हाँ भाई यस, ये बताओ कि जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो टेबल को रैप कर सकते हैं या नहीं? क्या कर सकते हैं सर? रैप, WRAP रैप।
कर सकते होंगे, हाँ कर सकते हैं। पता नहीं अगर ग्रुप बन रहा है लाइक पूरा रैप करने का मतलब क्या होता है? यही मतलब सारा ये सारा कवर अप, ये वाले जो दो टर्म है इसका ही मतलब होता है हमने टेबल को रैप किया है, यानी टेबल के अराउंड ऊपर से नीचे तक आ रही है ना, तो मतलब एक तरह से जैसे वो बना दिया हमने, रैपिंग कर दी, आप फोल्ड कर देते हैं, तो उस तरह की चीज़ें हो गई है। तो जो टॉप मोस्ट और जो बॉटम मोस्ट होती है हमारे पास, टॉप वाली और जो है बॉटम वाली सेल, ऐसी लेफ्ट वाली या राइट वाली सेल को हम ग्रुप करते हैं, तो इसी को रैपिंग करना बोलते हैं। देखो नेक्स्ट कितने स्टेप लिख लिए हमने? 4। 5th नंबर है जो ग्रुप है मे बी ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे को, कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करना, पूरे को कवर नहीं करना, ठीक है? ये नहीं कि एक ग्रुप पूरा का पूरा दूसरे ग्रुप में आ गया, ऐसा नहीं, ओवरलैप कर सकते हैं, बट एक ग्रुप कैन नॉट कंप्लीटली कंटेन अनदर ग्रुप। केवल ओवरलैप कर सकते हैं, पूरे के पूरे को नहीं करेंगे, ठीक है? ग्रुप मे बी रैप अराउंड द टेबल, ठीक है? और क्या हो सकता है? नेक्स्ट है हमारे पास कि जितने बड़े से बड़ा ग्रुप बना जा सके वो हमें बनाना, ग्रुप साइज, ठीक है? तो शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना भी हम बड़े से बड़ा बना सकते हैं उतना बनाना। और नेक्स्ट नंबर ये है कि जितने कम से कम ग्रुप बन जाए, ठीक है? ये हमें करना थी कि द नंबर ऑफ ग्रुप्स शुड बी मिनिमम, ठीक है? दैट कवर ऑल पॉसिबल क्या, ऑल मिन टर्म्स, जितनी भी मिन टर्म्स दी हुई हैं सबको कवर कर लें, या मैक्स टर्म जो भी हम कर रहे हैं, तो सारी की सारी कवर हो जाए। कम से कम ग्रुप में हमें कवर करनी, और बड़े से बड़ा ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप बनाते वक्त हमें देखना ग्रुप का साइज मैक्सिमम होना चाहिए और नंबर ऑफ ग्रुप मिनिमम होने चाहिए हमारे पास, ठीक है? यही है, इस तरह से हमें देखना कि नंबर ऑफ ग्रुप मिनिमम हो, कि सारी चीज़ ये कवर भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप क्या नाम जी कवर ना करें, सारी कवर होनी चाहिए, मिन टर्म या मैक्स टर्म, ठीक है? ग्रुप का साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप का साइज़ किस तरह से होगा? अगर हम बात करते हैं 4 वेरिएबल की, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं कुछ अलग से आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, तो उनको अगर आप समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन जो है ऑप्शन से हो जाएंगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे आप मोस्टली क्वेश्चन को। तो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, आप वेरिएबल के रूल को समझ लें। तो अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, पहले 2 वेरिएबल से शुरू करते हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो ग्रुप के साइज़ की बात करते हैं, तो ग्रुप का साइज़ हम मैक्सिमम इसमें 4 सेल बन सकती हैं, या तो 4 का बना के देखेंगे, 4 का नहीं बनेगा तो 2 का बनाएंगे, 2 का नहीं बनेगा तो सिंगल है ही हमारे पास एक, ठीक है? तो इसमें जो ग्रुप का साइज़ होगा वो हमेशा पावर ऑफ 2 में होगा। ग्रुप का साइज़ ऑलवेज इन पावर ऑफ 2, ठीक है? ये पावर ऑफ 2 में बनाना, या तो 2 का ग्रुप बनेगा, 4 का बनेगा, या एक सिंगल सेल का जाएगी। सिंगल सेल मतलब वो ग्रुप ही नहीं है, अकेला रह गया हो, ठीक है? तो हमें ट्राई करना हम 4 का बनाएं, इस तरह से हमें ट्राई करना है कि 4 का बनाएं, तो इसमें यही पॉसिबल वैल्यू होगी हमारे पास। अगर हमारे पास 4 का ग्रुप बन गया तो उस ग्रुप में जो वैल्यू होगी, अगर हम SOP की बात करते हैं, SOP के थ्रू अगर हमें बनाया, हमने 4 का ही ग्रुप बना दिया, तो उसका आंसर डायरेक्टली 1 होगा, ठीक है? क्योंकि SOP आउटपुट क्या देती है? 1 देती है। तो जो हमारे पास SOP का आउटपुट की टर्म आएंगी, हमारे पास आउटपुट टर्म आएंगी, इसमें एक ही टर्म रहेगी और उसका आउटपुट 1 हो जाएगा। टर्म टोटल कितनी बनेंगी? जितने ग्रुप होंगे, अगर हम एक का भी ग्रुप माने तो उतनी ही टर्म आउटपुट में होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी इन आउटपुट वो इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ ग्रुप्स के, नंबर ऑफ ग्रुप्स के। अगर 4 का ही ग्रुप बन गया तो एक ही टर्म रहेगी और उसका आंसर ही एक ही रहेगा, और कुछ आंसर ही नहीं आएगा, उसमें कोई वेरिएबल नहीं आएगा, कांस्टेंट आंसर आएगा। अगर पूरी टेबल का ही ग्रुप बन गया हमारे पास। ऐसे ही अगर 2 का ग्रुप बनेगा तो कितनी टर्म आएंगी? बताओ भाई, कितनी टर्म आएंगे अगर 2 का ग्रुप बनेगा? भाई 2 ही पॉसिबल ग्रुप हो सकते हैं भाई, 4 ही सेल है, 2 का बनाएंगे तो 2 ही होंगे हमारे पास। 2 ग्रुप बनेंगे तो 2 टर्म होंगी, हर टर्म में कितने वेरिएबल होंगे? एक वेरिएबल होगा, ठीक है? एक वेरिएबल होगा टर्म के अंदर। अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप बनता है 2 वेरिएबल का, ठीक है, तो उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा। अगर सिंगल का बना तो उसमें दोनों वेरिएबल आएंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, और यहाँ पे 2 टर्म्स बनेंगी, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म बनेंगी, इसमें हमारे पास 4, वैसे 4 का बनेगा है नहीं, ठीक है? तो इसमें 2 वेरिएबल का रह जाएगा, नोट कर लो, क्योंकि 4 आते ही वो ग्रुप ही बन जाएगा। 1 वाले 2 वेरिएबल में हमारे पास मैक्सिमम 2 ही टर्म बन सकती हैं जब आप मिनिमाइज करोगे। एक बार दोबारा बताना। चलो नोट करो, अगले पेज पे समझाते हैं।
नोट कर लिया भाई? देखो ग्रुप के साइज की बात कर रहे थे हम। हाँ सर एक बार बैक। इधर के ये स्टेप नोट कर लिए ना? ओके सर। तो देखो ग्रुप का जो साइज है वो हमने बताया कि हमेशा पावर ऑफ 2 में रहेगा। पहले ये समझ लो, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स का हम बना रहे हैं, तो उसमें ग्रुप का जो साइज होगा वो 4 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो उसमें ग्रुप का साइज़ 8 का, 4 का, 2 का या 1 का होगा। अगर 4 वेरिएबल हैं तो उसमें ग्रुप का साइज़ 16 का, 8 का, 4 का, 2 का या 1 का बनेगा। और अगर हमारे पास 5 वेरिएबल हैं तो उसमें 32, 16, 8, 4, 2, 1 ये ग्रुप के साइज़ होते हैं। पावर ऑफ 2 में है ये सारे के सारे, 1 2 4 8 वगैरह जैसे करते हैं उसी तरह से हैं, ठीक है। अब देखो जो ये तो हो गया ग्रुप का साइज़। अब ग्रुप के साइज़ से हम आउटपुट पता कर सकते हैं हमारे पास डायरेक्टली मिनिमाइज फॉर्म क्या होगी। तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे जितने भी हमारे पास, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इन आउटपुट, ठीक है। तो इन जो भी आउटपुट है या मिनिमाइज एक्सप्रेशन जो भी बनेगा उसमें उतनी ही टर्म आएंगी जितने हमारे पास ग्रुप बनेंगे। ग्रुप हम सिंगल वाले को भी ग्रुप मान रहे हैं कि सिंगल है, वो सिंगल का ग्रुप है अकेले का, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास ग्रुपिंग बनेगी उतने ही आउटपुट में टर्म होगी। तो आप जैसे ही ग्रुप बनाओगे आपको पता चल जाएगा मेरे 3 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे, तो 3 टर्म वाला ही आउटपुट होगा, ठीक है। 3 टर्म से कम या ज़्यादा दे रखे हैं ऑप्शन में तो वो आउटपुट में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ग्रुप देख के हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, मेन सब ग्रुप से ही है कि कौन सी टर्म में कितने वेरिएबल आएंगे। अगर हमारे पास बात करते हैं हम यहाँ से ही मेनली 2 वेरिएबल की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो 2 वेरिएबल में हमारे पास 4, 2 और 1 का बन सकता है। अगर 2 वेरिएबल के ग्रुप की बात करते हैं तो 2 वेरिएबल के ग्रुप में 1 का ग्रुप, 2 का ग्रुप या 4 का ग्रुप बन सकता है। ये ग्रुप का साइज है, ठीक है। और ये टर्म नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन टर्म, ठीक है। जो टर्म बनेगी हमारे पास उसकी, उसमें कितने वेरिएबल, तो 2 ही वेरिएबल हैं इसमें। तो अगर 1 का है तो 2 वेरिएबल होंगे, 2 का है तो 1 वेरिएबल होंगे, 4 का है तो कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। कोई भी वेरिएबल नहीं होगा मतलब डायरेक्ट आउटपुट आएगा f = 1 बन जाएगा, कॉन्स्टेंट होगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बनेगा। ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल का है तो 3 वेरिएबल्स में हमारे पास अगर ग्रुप का साइज़ 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। अगर ग्रुप सिंगल सेल का है तो उसमें तीनों वेरिएबल आएंगे। अगर 2 सेल का तो 2 वेरिएबल, 3 सेल का तो 1 वेरिएबल, 4 सेल का तो 0 वेरिएबल। इसका आंसर f = 1 हो जाएगा बस डायरेक्टली, मतलब रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिया। ऐसे ही अगर 4 वेरिएबल का है, ठीक है, हमारे पास के मैप हम बना रहे 4 वेरिएबल के लिए, तो उसमें ग्रुप हमारे पास या तो बन सकता है, ग्रुप का साइज़ यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1 2 4 8 होगा, ठीक है। ये बनेंगे ना, ग्रुप का साइज़ है, ग्रुप का साइज़ 1 2 4, इसका ग्रुप का साइज़ 1 2 4 8 और 16 होगा। तो इसमें 4 वेरिएबल, तो यहाँ पे 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 1 भी नहीं होगा। यहाँ पे कांस्टेंट आंसर आ जाएगा SOP की फॉर्म में। अगर POS है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। SOP में ये होगा, POS होगा तो f = 0 हो जाएगा। सब में यही चीज़ें हैं। SOP में हमारे पास ये होगा, POS करेंगे तो f = 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें SOP का ये है और POS का f = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे ही आपके पास पता चल जाएगा भाई मेरा ग्रुप इतना बड़ा तो इतनी टर्म आएंगी और कितने वेरिएबल की वो टर्म होंगी। ये नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास डिपेंड करते हैं उसमें। तो ऑप्शन देख के हमें पता चल जाएगा। तो हमें सारे वेरिएबल जो सारे ग्रुप हैं उनको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं। ये आपको एक वो है कि जल्दी से आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। वैसे सोल्व करने भी आपको क्या नाम जी कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन एक तरह से शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। आप अगर देख के ग्रुपिंग का आइडिया लगा लेते हो कि कितने ग्रुप बन रहे हैं तो उससे आपके पास ऑप्शन से एलिमिनेशन हो जाता है जल्दी। नोट कर लो ये। ऐसे ही 5 वेरिएबल में 5 4 3 2 1 0 इस तरह से बन जाएगा। सर मेरे को एक बार ये 2 वेरिएबल का जो ग्रुप साइज है एक बार ये बताना प्लीज, समझ में नहीं आ रहा। तो 3 का कहाँ गया होगा जब 2 का नहीं आया है? हाँ सर 2 का ही नहीं आया, वो आ जाएगा तो ये बाकी भी आ जाएंगे। भाई अभी देखो मान लिया हमारे पास ये समझो इस तरह से 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल में हमारे पास ये 4 सेल बनी है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है इन चारों में 1 लिखा हो तो ग्रुप हमारा चारों का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया आपके पास A और B लिखे हुए हैं, बस इसका आंसर डायरेक्टली f = 1 होगा। चारों का अगर हमारे पास ग्रुप बन रहा तो उसमें रिजल्ट में एक भी वेरिएबल नहीं आएगा, डायरेक्टली f = 1 आंसर होगा, कोई वेरिएबल नहीं आएगा रिजल्ट में। अगर हमारे पास ग्रुप इस तरह से बन रहा है, मान लिया 2 2 का ग्रुप बन रहा है, एक यहाँ पर है एक मान लिया यहाँ पर है, केवल यही ग्रुप है इस तरह से, तो एक 2 सेल का ग्रुप बना है हमारे पास, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें केवल एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल लिखा ना। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हमारे पास आएगा आंसर, इसको सोल्व करेंगे 0 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर 0 ही रह गया, तो f = b' होगा। तो यानी जो भी आउटपुट आएगा उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा,
ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास हम ये देखें कि एक सिंगल ही है हमारे पास वैल्यू, ऐसे ही हमने 1 लिख रखी है बस खाली, इसका किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बन रहा, या यहाँ पे भी 1 लिखा है, ये दोनों भी लिखे हुए हैं, तो उनका ग्रुप नहीं बनेगा डायगोनल में। तो यहाँ पर टोटल ग्रुप कितने हैं अब हमारे पास, सिंगल के ग्रुप हैं, ये अकेला है, ये अकेला है, तो मतलब 2 ग्रुप बनेंगे, जितने 2 टर्म आएंगी, जितने ग्रुप होते हैं उतनी टर्म आती हैं। अब हर टर्म में कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल, क्योंकि ग्रुप का साइज 1 है तो 2 वेरिएबल का। इसको कैसे लिखेंगे, f = a b' बनेगा ये हमारे पास, और ये वाला बनेगा हमारे पास a' b, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा, तो इसमें हर टर्म में 2 वेरिएबल आ रहे हैं। तो यही बताया कि अगर ग्रुप का साइज़ 1 है तो हर टर्म में 2 वेरिएबल आएंगे, अगर ग्रुप का साइज़ 2 है तो जो रिजल्ट में वेरिएबल बनेगा उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, अगर 4 है तो उसमें एक भी वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे भी डाला था, सब उसका आंसर गलत बता रहे। हाँ सुपर ग्रुप वाला ना, वो सब ऐसे कर रहे हूँ। 4 वाला है ना, 4 वाला कहीं नॉर्मल नहीं, सुपर वाला ना, हाँ उसमें सुपर यूजर है एस लिखा हुआ। तो चलो अब देखो, जैसे हमारे पास नेक्स्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं पहले, 2 वेरिएबल का, फिर 3 का, इस तरह से समझेंगे। मान लिया हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है a' b' प्लस के a' b प्लस के a b, ठीक है। आप बुलियन रूल अलजेब्रा से भी कर सकते हो, के मैप से भी कर सकते हो, एक्स लोग जो दिए हुए हैं उनसे भी कर लो, ठीक है। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा मिनिमम करेंगे तो देखो के मैप से हमें समझना है। पहला तरीका आपको बताया कि वेरिएबल पता कर लो कितने हैं। वेरिएबल हमारे पास इसमें कितने हैं, 2, ठीक है भाई। यहाँ से दिख रहे हैं हमें 2 वेरिएबल ए और बी, तो हमें 2 वेरिएबल का के मैप बनाना पड़ेगा। दूसरा हमें ये देखना कि कितने इसमें वो जो टर्म्स दी हुई हैं वे मिन टर्म या मैक्स टर्म में लिखी हुई हैं क्या। तो ये एसओपी एक्सप्रेशन है, तो हर टर्म में दोनों ही वेरिएबल है, ए और बी दोनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मिन टर्म्स ही हैं। अब मिन टर्म्स ही हैं तो इनको जो डैश वाला है उसको 0 लिखेंगे, और जो बिना डैश का है उसको 1 लिखेंगे। ये वैल्यू होगी 0, ये वैल्यू होगी 1, ये होगी हमारी 3। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं कि ये मिन टर्म्स हैं 0, 1 और 3 की, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब इसका के मैप बनाएंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो 2 वेरिएबल के लिए इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर हमने a लिख लिया, इधर लिख लिया b, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। अब देखो 0, 1 की रखेंगे, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। इस तरह से होता है। अब ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें कितने की ग्रुपिंग करके देखनी, 4 की पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि 4 वेरिएबल ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे टर्म ही नहीं है, 3 टर्म ही है, तो 4 का तो बन नहीं सकता। अब कितने का ग्रुप बनाएंगे, 2 का, तो 2 का ग्रुप बनाएंगे। एक हमने इन दोनों का बना लिया। ग्रुप ओवरलैप हो सकते हैं, हमें कोई टर्म छोड़नी नहीं, जितने भी हमारे पास बड़े से बड़ा ग्रुप बन जाए वो देखना। ये अकेला भी ग्रुप बन सकता है, लेकिन ये ओवरलैप करके 2 का भी बन सकता है, तो हम इस तरह से ओवरलैप करके इसको 2 का ग्रुप बना देंगे, ठीक है। सारे कवर होने चाहिए, अब एक्स्ट्रा में और फालतू बनाने की जरूरत नहीं। मिनिमम ग्रुप जो सबको कवर करें और ग्रुप का साइज मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब देखो इसका मतलब 2 टर्म में हमारे पास आंसर आएगा, और दोनों टर्म में एक वेरिएबल होगा, क्योंकि 2 के ग्रुप बने तो एक वेरिएबल रहना। सर a' + b, तो देखो कैसे लिखेंगे हम। मान लिया इस ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 1, इस ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 2। पहले तो सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि आप a और b ऐसे लिख लो, 2 ग्रुप हैं तो 2 टर्म हमने a b लिख ली यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले ग्रुप के लिए चलते हैं। ये वाली वैल्यू है 1, इसके सामने a की वैल्यू क्या लिखी, 0, और ऊपर b की वैल्यू क्या लिखी, 1। इस वाले के लिए आते हैं अब इस ग्रुप में, इसकी वैल्यू क्या है 1, ऊपर की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरे ग्रुप में आते हैं। दूसरे ग्रुप में पहला नंबर ये है टर्म, इसके लिए ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0। दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये 0 और 1, तो ये हो गया 0 1। अब इनको हमें क्या करना है, जहाँ पे डिफरेंट है वे काट देंगे, ये सारी कट जाएंगे जितने भी 0 बना रहे, सेम वाले बचेंगे। यहाँ पे 0 बना रहे, ये कट जाएंगे। जो 1 है उसको पॉजिटिव में लिखना, जिस पे 0, ठीक है। तो इनको ऐड करके लिख देंगे, फंक्शन हमारा बन गया a' + b, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से के मैप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, प्रैक्टिस होने पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये ग्रुप, इसके सामने क्या लिखा हुआ, एक ही है 0, तो मतलब a', ऊपर क्या है 0 और 1 है, तो ये 0 से 1 यहीं से कैंसिल कर दो, तो a' आ गया। ये वाला ग्रुप है, इसके सामने इधर की साइड ये दोनों को कवर कर रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर बचा हुआ 1 1 मतलब b हो गया, तो यहीं से हो गया। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके पास ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको। सर ये तो अपने रूल से भी निकल रहा है ना, जो हमने पहले बुलियन अलजेब्रा में सीखे थे रूल। हाँ, तो किसी से भी, जो सारे क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, पर उससे भी होंगे, इससे भी होंगे, किसी से भी कर लो। हाँ जी, सेम ही आ रहा है। सर ये वाला हमें एक बार बता दीजिए, ये बेटा इस तरह से लिखने हैं हमें, जितने ग्रुप बने हैं, ठीक है, उन ग्रुप के लिए आप जो है ये टर्म्स लिख लो, जो भी वेरिएबल, सारे वेरिएबल उतनी बार लिख लिए हमने, ठीक है। अब हर ग्रुप के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप के लिए बना लिए। पहले ग्रुप में कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू की जो है पॉसिबल बाइनरी लिख लेंगे हम, ये 0 है, ये 1 है,
ठीक है, पहले ए पहले लिखा हुआ तो ए को पहले पढ़ेंगे, बी बाद में लिखा हमने तो बी को बाद में पढ़ेंगे। तो ये 0 है, ये 1 है, तो 0 1 लिख लिया, जो पहले लिखा हुआ उसको पहले पढ़ लेंगे, या आप बी ए लिखते तो वैसे पढ़ लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी बच गया। इस वाले ग्रुप के लिए इस वाले 1 की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है इसकी 0, और इसमें ए की वैल्यू इसकी 0 है, बी की 1 है, तो 0 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया डिफरेंट वैल्यू, तो डैश है, डैश में लग जाएगा 0, ये डैश लग गया। ठीक है, इस तरह से होगा। सर बिना लिखे कैसे बताया था आपने भैया? बिना लिखे बेटा यहाँ से देख लो, सामने ये ऊपर वाली ये ग्रुप है, इसके ऊपर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया 0 1, सामने वाली ये बची, ये तो किसी से कैंसिल नहीं हुआ, तो ए डैश आ गया, वो खत्म। ऐसे ये वाले हैं, इनके सामने एक ये है और एक ये है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया खाली 1, तो वो 1 बी के लिए हो गया, बी को डिनोट करेगा। ठीक है, चलो एक 3 वेरिएबल का देख लेते हैं। सर बूलियन एक्सप्रेशंस के जो क्वेश्चन थे वो सारे इससे हो जाते हैं, के मैप से सब हो जाएंगे, के मैप से हाँ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये डायरेक्टली मिनिमम फॉर्म में देता है आपको। ऑप्शन में जब करना सब्जेक्टिव पेपर है नहीं, आप बुलियन से करो या इससे करो, सारे क्वेश्चन आपके दोनों मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास y इक्वल टू मान लिया दे दिया a डैश b डैश c डैश प्लस के a डैश b c डैश, ठीक है, प्लस के a b डैश। बुक में जो क्वेश्चन है वे भी आप कर लेना, बुक में मिन टर्म्स भी दिए हुए हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन के भी हैं, उनको आज तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। a b c डैश प्लस a b c। अभी मैंने जितनी भी टर्म लिखी हैं ये सब मिन टर्म ही है, 3 वेरिएबल है इसमें, तीनों टर्म लिख दी मैंने। ठीक है, अगर 3 नहीं होती तो हमें बनानी पड़ती, वो भी आगे बताएंगे कैसे बनाएंगे। तो इसको लिख दिया 0 0 0। सर हम मिन टर्म और मैक्स टर्म को पता कैसे चलेगा? बेटा बताया तो, जिसमें टर्म में सारे वेरिएबल आ रहे हों, सारे वेरिएबल आने चाहिए, वही होती है मिन टर्म। जब एसओपी की फॉर्म में लिखा तो उन्हें मिन टर्म बोलते हैं, पीओएस में मैक्स टर्म बोलते हैं। पीओएस में कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है ना, पीओएस तो ऐसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, वहाँ पे सम करके प्रोडक्ट करे जाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट करके सम करा जा रहा। जी यस, ठीक है, ये 1 0 0, ये हो गया 1 सर बुलियन अलजेब्रा से a + c आ रहा है। हाँ तो देख लेंगे जो भी हमारे पास आएगा। ये हो गया हमारे पास 1 1 0 1 1 1, ये बन गया। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 0, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 4 5 6 और 7। 3 वेरिएबल का बनाना, तो 3 वेरिएबल का हमने के मैप ले लिया है। एक इधर लिख लेते हैं a, इधर b c। ये 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो 0 पे लिखना है एक, तो 0 पे 1 लिख लिया, 2 पे लिखना है, 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, ये हो गया। तो देखो 8 का ग्रुप तो यहाँ बनने का नहीं, तो हमारे पास 4 का बन जाएगा, लेकिन ये ग्रुप इन चारों का बन गया। फिर हमारे पास दूसरा ग्रुप भी 4 का बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, आपको बताया था लेफ्ट मोस्ट का और राइट मोस्ट के करके, ये लेफ्ट वाले तो ये 2 ग्रुप बन गए। ब्लैक वाले को ग्रुप नंबर 1 दे दिया, ब्लू वाले को ग्रुप नंबर 2 दे दिया। अब देखो यहाँ पे हमने ए बी सी 2 ग्रुप के लिए लिख लिया, 2 टर्म हमारे पास आउटपुट में आएगी। पहले वाले ग्रुप में ये 4 वैल्यू, इसके लिए क्या है ये लिखा हुआ 4 5 6 7 लिखा हुआ, तो 4 का मतलब 1 0 0, 5 का मतलब 1 0 1, 6 का मतलब 1 1 ये, और ये 7 का मतलब 1 1 1। ऐसे भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से देखने में। ये इस वाले ग्रुप में देखेंगे 0 है, 0 मतलब 0 0 0, ये 2 है, 2 मतलब 0 1 0, ये हमारी 3 है, वो 4 है, 4 मतलब 1 0 0, और ये हमारा 6 है यानी 1 1 0। ठीक है, जो मिन टर्म की वैल्यू वही लिख दो आप, जो ग्रुप में आ रही। जहाँ भी डिफरेंट चीज़ें हैं वो तो कटनी है, सारी की सारी कट जाएंगी। ये 2 0 से 2 1 कट गए, इससे ये कट गई, तो यहाँ पे रह गया a और यहाँ पे रह गया c डैश। तो f इक्वल टू a प्लस c डैश, ये आंसर हो जाएगा। पिंकी आप बताए थे f प्लस c, a प्लस c आ रहा, सर वो जल्दी जल्दी में डैश छूट गया था। अच्छा, a प्लस c डैश हो गया। तो ये वाली जो हम वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू आप डायरेक्टली या तो यहाँ से देख के ऐसे लिख सकते हैं, ये देख के ही हमने बना रखा, इसका नाम 0 है, इसका नाम 1 है, इसका 2, वो 3, इसका 2। ठीक है, ये है 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो बेसिकली 4 5 6 7 के बाइनरी लिख दिए हमने, वही हो गया। इसमें 0 4 2 6 के लिख दिए, 0 2 4 6 के बाइनरी लिख दिए। जिस ग्रुप में जो टर्म यूज हो रही वो लिख दो, काट कर देख लो, फिर आपको ऐसे ऐसे चेक वैक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर बाकी कल करेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप। थैंक यू सर। ओके जी, ये मल्टीमीडिया की क्लास हो रही है, मल्टीमीडिया, हाँ कर दिया। मल्टीमीडिया की क्लास के वो कर लेना रिकॉर्डिंग। ग्रुप में जितने बच्चे हैं भाई मल्टीमीडिया वाले सब है ना, उसमें क्लास सब ले रहे हैं ना? जितने ग्रुप में जितने वो हैं। नो सर नहीं ले रहे। हाँ, सर मैं भी नहीं ले रही हूँ। हाँ, जो नहीं ले रहे तो मल्टीमीडिया वाले ग्रुप में से हट जाना। मल्टीमीडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से हट जाना, क्योंकि उनका फिर अलग से वो बना देंगे, क्रिएट कर देंगे गूगल मीट पे। सर ये c डैश वाला एक बार मान कर a प्लस c डैश, अगर ये टेबल ना बनाए तो कैसे करेंगे? क्या ना बनाए, अगर ये ना लिखे? हाँ ये ना लिखे तो शॉर्टकट। सर मेरे पास मल्टीमीडिया ये तो ऐसा कैसे आ रहा है, c डैश क्यों आ रहा है? हाँ देखो c डैश कैसे, जैसे ये वाला ग्रुप अभी देखते हैं बेटा मल्टीमीडिया का, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, ये बना हुआ ग्रुप पूरा। तो इसके सामने देखो ये 0 है, ये 1 है, कैंसिल हो गया 0 1, ये तो खत्म। ठीक है, अब ऊपर वाले में ये और ये वाली टर्म यूज हो रही, इस 0 से ये 0 का 1 खत्म हो गया, लास्ट वाला रह गया ये और ये क्या है 0, किसके लिए? सेकंड टर्म क्या है, वेरिएबल c है, तो c डैश। ठीक है ठीक है।
सर अभी आप मल्टीमीडिया की क्लास का क्या बता रहे थे? देखो भाई, आज की क्लास में हम के मैप के बारे में पढ़ेंगे। कुछ के मैप की पुरानी आपने बेसिक चीजें पढ़ी होंगी पिछली वीडियोस में, कि के मैप का यूज हम क्यों करते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, बूलियन अलजेब्रा से एसओपी पीओएस में कैसे हम यूज करते हैं, ग्रुपिंग वगैरह, वो कैसे ग्रुप बनाते हैं, किस तरीके से हम उसके इम्प्लीकेंट्स बनाते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज की जो क्लास है उसमें हम के मैप के कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, जो बेसिक उसमें नहीं आपने पढ़ी होंगी, मतलब कॉलेज वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो होंगे हमारे पास इम्प्लीकेंट्स। इम्प्लीकेंट्स जो है वो क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर के मैप जो है उसमें बेसिकली इम्प्लीकेंट्स और एक होते हैं हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स, पीआई शॉर्ट में अगर इसको बोलें, ये इम्प्लीकेंट्स है, आई से डिनोट करते हैं हम। एक हमारे पास पीआई है यानी प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ईपीआई होते हैं यानी इसेशनल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, इसेशनल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। और एक होते हैं हमारे पास आरपीआई और एक होते हैं एसपीआई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है के मैप में यूज होती हैं। के मैप में जो हमारे पास टर्म्स यूज होती हैं, मैक्स टर्म या मिन टर्म्स, उनके बेसिस पे हम इम्प्लीकेंट्स निकालते हैं और उन इम्प्लीकेंट्स के अकॉर्डिंग जो ग्रुपिंग बनती है, उन ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग पीआई, ईपीआई, आरपीआई और एसपीआई बनाते हैं। आरपीआई की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हमारे पास, आर मतलब होता है रिडंडेंट, यानी जो रिपीट वगैरह होता है, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं ये। और एसपीआई का मतलब होता है, एस मतलब है यहाँ पे सेलेक्टिव, तो ये सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे 5 तरह के इम्प्लीकेंट्स हो गए। एक बेसिक इम्प्लीकेंट्स है मतलब टोटल, फिर प्राइम और इसेशनल, रिडंडेंट और सेलेक्टिव, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के, कि आपको फाइंड करने होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, बुलियन एक्सप्रेशन में कितने इम्प्लीकेंट्स हैं, कितने ईपीआई हैं, एसपीआई हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं आपसे। और ये के मैप के थ्रू हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इम्प्लीकेंट्स होते क्या हैं। इम्प्लीकेंट्स का मतलब होता है जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है आपका, उस बुलियन एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं हमारे पास। जो बुलियन एक्सप्रेशन की मिन टर्म या मैक्स टर्म होती हैं वो उसके इम्प्लीकेंट्स को डिनोट करती है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन होता है, बुलियन एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स दी होती हैं। भाई किस तरह से टर्म्स डिनोट होती हैं हमारे पास, जैसे एसओपी या पीओएस में हम बुलियन एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसमें हमारे पास मिन टर्म या मैक्स टर्म होती है, प्रोडक्ट टर्म या हमारे पास सम टर्म्स होती हैं, तो उनके बेस पे हम निकालते हैं इम्प्लीकेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लीकेंट्स की, ठीक है। तो इम्प्लीकेंट्स मतलब होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट और सम टर्म्स इन द बुलियन एक्सप्रेशन। जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसमें जो प्रोडक्ट या सम टर्म होंगी, ठीक है, तो वो हमारे पास उसकी क्या कहलाएगी, उसका कहलाता है इम्प्लीकेंट्स। देखो प्रोडक्ट टर्म किस वाले में हम यूज करते हैं, एसओपी में या पीओएस में लिखी जाती है प्रोडक्ट टर्म? पीओएस। जब प्रोडक्ट टर्म की बात करते हैं तो प्रोडक्ट टर्म्स बेटा होती हैं हमारे पास एसओपी में। जैसे एसओपी में कोई एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए डैश बी डैश, इस तरह से लिखा, तो ये दोनों टर्म्स क्या है हमारे पास, इम्प्लीकेंट्स हो गई हमारे पास। या हम लिख रहे हैं ए बी डैश, इस तरीके से लिखा, तो ये सब टर्म्स क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट टर्म है। इन ए और बी की प्रोडक्ट हो रही, ए डैश बी डैश की प्रोडक्ट हो रही, ए बी डैश की प्रोडक्ट हो रही, तो ये प्रोडक्ट टर्म है। और ये किस तरह से लिखा हुआ है, एसओपी की फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट टर्म जो होती है एसओपी में, वे टर्म्स क्या कहलाती हैं हमारे पास, इम्प्लीकेंट्स। सम टर्म्स की अगर हम बात करें, सम टर्म्स हमारे पास किस में होंगी, पीओएस में, प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर सम टर्म्स कहलाती है। जैसे मान लिया हमने लिखा है कोई एफ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए डैश प्लस पी डैश, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास पीओएस में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम है ये। और प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखने के साथ साथ ये जो टर्म्स हैं ये जो है हमारे पास सम है, ठीक है। तो ये जो सम वाली टर्म्स हैं दो, तो ये दो टर्म्स इसमें इम्प्लीकेंट्स हो गए, उसमें ये वाली टर्म्स इम्प्लीकेंट्स हो गई। जब हम अगर आप देखते हैं, हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं के मैप के लिए, या एक्सप्रेशन को मिन टर्म्स या मैक्स टर्म में भी डिनोट करते हैं, मिन टर्म्स या मैक्स टर्म। तो मिन टर्म्स या मैक्स टर्म में हम डिनोट करने के लिए इस तरह से भी लिख देते हैं कि एफ इक्वल टू सिग्मा एम, ठीक है, 5 3 9, ठीक है, 12, इस तरह से लिख दिया। या एफ इक्वल टू पाई लिखेंगे हम, तो उसके अंदर जो है हमारे पास हमने लिख दिया 3 8 7, ठीक है, 13, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास ये वाला क्या कहलाती है हमारे पास, ये वाली टर्म क्या कहलाएंगी, मिन टर्म या मैक्स टर्म? ये हमारे पास सिग्मा वाली जो होती है ये मिन टर्म्स कहलाती है, और ये पाई वाली हमारे पास मैक्स टर्म कहलाती है। तो मिन टर्म एसओपी में होती है या पीओएस में होती है? एसओपी में। एसओपी में मिन टर्म्स होती है, मैक्स टर्म जो है पीओएस में होती है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जितनी मिन टर्म या मैक्स टर्म है वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसके इम्प्लीकेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मिन टर्म्स इन एसओपी और मैक्स टर्म्स इन पीओएस ऑफ इज कॉल्ड, श्यामली ये बंद करो बेटा टीवी,
ठीक है, ये हमारे पास मैक्स टाइम इन पीओएस इज कॉल्ड द इम्प्लीकेंट्स, ठीक है, ऑफ द बुलियन फंक्शन। कोई भी बुलियन फंक्शन है उसके क्या कहलाएंगे, वो मिन टर्म्स या मैक्स टर्म कहलाते हैं, वो मतलब इम्प्लीकेंट्स कहलाते हैं जो मिन टर्म्स या मैक्स टर्म होंगी। ठीक है, अब अगर मान लिया हमें क्वेश्चंस की बात करें, आपको इस तरीके से दे दिया कि f इक्वल टू सिग्मा 1 5 3 9 6 12, तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स हैं, नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स, तो बताओ कितने इम्प्लीकेंट्स होंगे इसमें? 6। तो 6 हो जाएंगे इसमें, 6 इम्प्लीकेंट्स है। ठीक है, 2 2 4 तो 6 टर्म है, तो 6 इम्प्लीकेंट्स होगी। अगर मान लिया आपके पास कोई वो बना दिया जाए, एक्सप्रेशन बना के दिया जाए, ठीक है, तो एक्सप्रेशन से हमें इम्प्लीकेंट निकालनी, मान लिया आपको दिया गया ए बी प्लस ABC प्लस BC, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने इम्प्लीकेंट्स हैं? तो देखो, अगर इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक्सप्रेशन में सबसे पहले आप ये बताओ इसमें कितनी मिन टर्म्स है, कितनी मिन टर्म्स है? एसओपी में लिखा हुआ है सर कैनोनिकल 3 है सर। एसओपी में लिखा हुआ, लेकिन ये 3 जो यहाँ पे दिखाई दे रही है मिन टर्म नहीं है, एक ही है सर इसमें। ठीक है, मिन ABC टर्म्स जो होती है आपको निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है। मिन टर्म्स जो होती हैं या मैक्स टर्म जो भी होंगी, उसमें सारे के सारे वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो मिन टर्म या मैक्स टर्म की जब हम बात करते हैं तो क्या होती है, ये भी समझना जरूरी है आपको। पहले देखो, अगर कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा, बुलियन एक्सप्रेशन को पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म। बुलियन एक्सप्रेशन की कैनोनिकल या स्टैंडर्ड फॉर्म वे फॉर्म होती है जिसमें हर टर्म में सारे ही वेरिएबल हो। ठीक है, ईच टर्म्स कंटेन्स ईच वेरिएबल। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन कितने वेरिएबल का है, ये फंक्शन हमारे पास 3 वेरिएबल का है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं A B और C, तो हर टर्म में ABC होने जरूरी है। ठीक है, तो इस टर्म में तो है ABC लेकिन इनमें नहीं है, तो ये वाली अभी मिन टर्म नहीं है। ठीक है, जो मिन टर्म होती है वो एसओपी में होती है, तो एसओपी में भी इसको पहले कैनोनिकल फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो मिन टर्म या मैक्स टर्म, नंबर ऑफ टर्म इन द कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए बुलियन फंक्शन, वो उसकी मिन टर्म्स या मैक्स टर्म बनती है। ठीक है, तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना तो हमें जो टर्म इसमें नहीं है वो टर्म हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे C प्लस C डैश, क्योंकि C प्लस C डैश की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो मतलब A भी ही है इसका। इस तरीके से हमें ऐड करनी है कि हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज ना हो। ये ABC अपने आप में फुल है, इसमें A नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, A प्लस A डैश, ठीक है, और यहाँ पे BC। तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये ABC प्लस ABC डैश प्लस ABC प्लस ABC प्लस A डैश BC, इस तरीके से हमारे पास बन गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ABC 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 तो 3 बार लिखा, तो उसको एक ही बार रहने दो, बाकी हमारे पास ABC डैश प्लस A डैश BC, ये हमारे पास यहाँ पे बन गया है। ठीक है, सारी टर्म्स आ गई हमारे पास जो भी थी। अब कितनी टर्म्स बनी इसमें, अभी भी 3 टर्म्स ही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने इंप्लीकेंट्स हैं, तो इसमें 3 इंप्लीकेंट्स हैं, मतलब 3 टर्म्स हैं तो 3 इंप्लीकेंट्स हो गए हैं। इस तरीके से आपको निकालना। ठीक है, और वो इंप्लीकेंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, ABC ABC डैश और A डैश BC। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो यही वाला एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। हाँ जी सर वेरी सॉरी, ये बात बोलना नहीं चाहिए सर, थोड़ा सा मेरे को बताएंगे ये मिन टर्म और एक्चुअली मैक्स टर्म है क्या? मिन टर्म मैक्स टर्म अभी बताया भाई, जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उस बुलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल फॉर्म में लिख दो ऐसे। ठीक है, ये लिख दिया हमने इस तरीके से। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब हर टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए। तो अब जितनी जो ये टर्म्स बनी है, एसओपी में अगर ये लिखा हुआ तो इनको मिन टर्म्स बोलेंगे, अगर ये पीओएस में लिखा हुआ तो इनको मैक्स टर्म बोलेंगे। ठीक है, इन टर्म्स को जो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में जो टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं मिन टर्म या मैक्स टर्म। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यही सारी के सारी हमारे पास ये ऑलरेडी मिन टर्म्स हैं बनी हुई। और तरीका क्या है इसको देखो कैलकुलेट करने का, जैसे ये तरीका हो गया, लेकिन जब आपको इम्प्लीकेंट्स फाइंड करने हैं तो इम्प्लीकेंट फाइंड करने में इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। ये हमने लिखा जैसे F इक्वल टू AB प्लस ABC प्लस BC, ये लिखा है। तो आप यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिख लो AB, ठीक है, C नहीं है इसमें तो एक बार C लिख लो, एक बार C डैश लिख लो जो नहीं है डायरेक्ट। ऐसे ही ABC तो पूरा ही है, B में A नहीं है तो एक बार A जोड़ दो, एक बार A डैश जोड़ दो, ये हो जाता है सिंपल। अब इनको यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर ये 1 1 1, ये 1 1 0 हो जाएगा डैश वाला, ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 1 1 हो जाएगा, यानी ये 7 ये 6 ये 7 ये 7 ये 3। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास 3 6 7 ये 3 इंप्लीकेंट्स हो गए इसके। ठीक है, तो 3 इंप्लीकेंट्स, उन इंप्लीकेंट्स की वैल्यू क्या है 3 6 और 7 है। इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास कहलाते हैं इंप्लीकेंट्स। इन इंप्लीकेंट्स का मतलब क्या है, आप सीधे सीधे ये समझ सकते हो, जब भी हम के मैप बनाएंगे, 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे तो 8 सेल बनेंगी उसमें,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी सी लिखता हूँ, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 1 बन गया। तो 3 हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 6 हमारे पास कहाँ पे आएगा, 4 5 6 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा। तो ये जितने भी बॉक्स पे 1 लिखा हुआ है के मैप के ग्राफ में, वे सारे बॉक्स क्या कहलाते हैं, इम्प्लीकेंट्स हैं। जितने भी 1 लिखे जा रहे या पीओएस में 0 लिखे जाएंगे, तो वो बॉक्सेस क्या कहलाते हैं, वो सेल क्या कहलाती है, इम्प्लीकेंट्स कहलाती है। नंबर ऑफ सेल विच कंटेन्स 1, ठीक है, इन एसओपी ऑफ के मैप इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास होंगे वे सारे इम्प्लीकेंट्स कहलाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे पास इम्प्लीकेंट्स की। अब दूसरे पे आते हैं हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स में। प्राइम इम्प्लीकेंट्स मतलब होता है हमारे पास पी आई, ठीक है। तो अगर हम एक सेंटेंस में बात करते हैं कि इम्प्लीकेंट्स की, जैसे हमने बात करी ऑल मिन टर्म्स और मैक्स टर्म, ठीक है, आर कॉल्ड इम्प्लीकेंट्स, ठीक है। पी आई का मतलब होता है ऑल पॉसिबल ग्रुप्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल ग्रुप्स, ठीक है, जितने भी आप पॉसिबल ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, इन के मैप, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहलाते हैं। ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है, 1 या सेल की बात नहीं हो रही, ग्रुप, जितने भी पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं। ये ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल से लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा कि जो के मैप में हम ग्रुप बनाते हैं वो, जितने भी आप मैक्सिमम ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप बनाने का तरीका आपको पता होगा, पहले हम सबसे बड़े साइज का ग्रुप बनाएंगे, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का, उस तरीके से बनाएंगे। ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं आना चाहिए, ठीक है, ओवरलैप नहीं हो सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा कंटेन नहीं करके रखना चाहिए। तो जैसे मान लिया हमारे पास 3 वेरिएबल का ही अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक के मैप है, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी 1 1 1 1 1, ठीक है, इस तरीके से लिख दी। तो आप ये बताओ इसमें इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स 5। तो 5 सेल में 1 लिखे तो 5 इम्प्लीकेंट होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स की, तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स के लिए इसके ग्रुप बना लो। कितने ग्रुप बन सकते हैं, एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कितने ग्रुप हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं, 4 ग्रुप बन गए। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, 4 इसमें क्या है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे ये बनाया, इस तरीके से ले लिया 1 1 1 1, नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, 4। पी आई कितने होंगे, 3 होंगे। ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, 2 2 के ग्रुप यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इम्प्लीकेंट्स और प्राइम इम्प्लीकेंट्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं देखना, देखो जब हम के मैप अगर बनाएंगे तो ये वाला ग्रुप हमें बनाने की जरूरत नहीं, जब के मैप से सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम सोल्व नहीं कर रहे हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब सोल्व करेंगे तो ये ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल इस वाले से और इस वाले से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑल पॉसिबल्स लिखा हुआ, तो यहाँ पे जितने भी बन सकते हैं वो बस ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 8 सेल है तो 8 का बना के देखेंगे, 8 नहीं है तो 4 का बनाएंगे, 4 नहीं है तो कितने का बनाएंगे, 2 का बनाएंगे, 2 का भी नहीं होगा तो फिर सिंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ग्रुप्स बनाएंगे। तीसरा हमारे पास है ईपीआई। ईपीआई मतलब होता है हमारा इसेशनल प्राइम इम्प्लीकेंट। इसेशनल प्राइम इम्प्लीकेंट ऐसे ग्रुप होते हैं जिसका कम से कम एक सेल, ठीक है, जिसका कम से कम एक सेल एक यूनिक ग्रुप में हो, ठीक है, यानी मल्टीपल ग्रुप में ना रहो, अलग हो, बिल्कुल सेपरेट हो, ठीक है। ऐसे ग्रुप हमारे पास ईपीआई होते हैं और इन ईपीआई की हेल्प से ही हमारे पास के मैप का सॉल्यूशन निकलता है। मतलब फाइनल जब हम के मैप बनाते हैं तो फाइनली जो के मैप के ग्रुपिंग होते हैं वो ईपीआई वाले कहलाते हैं, ठीक है। तो ईपीआई वो ग्रुप होते हैं जिनकी मिनिमम एक टर्म जो है किसी दूसरे ग्रुप का पार्ट ना हो। सच ग्रुप्स, ठीक है, हुज मिनिमम वन टर्म डज नॉट appear in any other group, ठीक है, इज कॉल्ड ईपीआई, उसको हम ईपीआई बोलते हैं। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था, इस वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, 4, ठीक है। अब पीआई हमने देखे थे, पीआई हमारे पास एक ये बन जाएगा, एक ये बन गया और एक ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो पीआई हमारे पास टोटल है इसमें 3, ठीक है। इसका नाम रखते हैं जैसे 1 नंबर, इसका नाम 2 नंबर और ये 3 नंबर का ग्रुप है। 3 ग्रुप बन रहे, जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स, हर ग्रुप प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी 1 2 3। अब अगर हम ईपीआई की बात करते हैं तो ईपीआई मतलब ऐसे ग्रुप जिसकी कम से कम एक टर्म्स जो है किसी दूसरे ग्रुप का पार्ट ना हो, सिंगल ग्रुप में हो। तो कौन कौन से नंबर के ग्रुप हैं ऐसे, 1 and 3 1 and 3 के, तो 2 ही हैं हमारे पास ऐसे, 1 और 3, क्योंकि 2 नंबर वाला जो ग्रुप है ये वाले, इसकी दोनों की दोनों सेल जो है 2 2 ग्रुप का पार्ट हो रही। ये वाली सेल 1 में भी है और 2 में भी है, ये वाली सेल 2 में भी है और 3 में भी है, ठीक है, सिंगल ग्रुप में होनी चाहिए, वो हमारे पास ईपीआई है। ऐसे ही अगर हम ये ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ पे 1 1 1 1 1,
ठीक है, ये हमने एक ग्रुप ये बनेगा, एक यहाँ पे ये बनेगा, एक इस तरह से और एक इस तरीके से। तो यहाँ पे आई तो हमारे पास 5 हो गए, पी आई हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। ये नंबरिंग कर देते हैं, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप है। तो ई पी आई कौन से होंगे इसमें? 1 और 4 वही होंगे 1 और 4 वाले। ठीक है, 1 का एक ये वाला सिंगल ग्रुप में, 4 का ये वाला सिंगल ग्रुप में, बाकी सब पे 2-2 ग्रुप है। इसमें ये 3 नंबर ग्रुप में भी है और 4 नंबर में भी, ये 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी, ये 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ईपीआई किसी एक ही ग्रुप में होना चाहिए। अब बात इसमें एक एंट्री होना चाहिए, क्या बेटा? इसमें एक एंट्री होना चाहिए। हाँ, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक। ठीक है, कम से कम एक सेल जो है उस ग्रुप की सिंगल ही ग्रुप में हो। ठीक है, किसी दूसरे ग्रुप में ना हो। तीसरा नेक्स्ट टाइप हमने फोर्थ पढ़ा था आरपीआई, यानी रिडंडेंट। आरपीआई मतलब जो मल्टीपल ग्रुप में आ रहे हो, वे वाले हमारे पास आरपीआई कहलाते हैं, जिसकी सारी की सारी टर्म्स कम से कम 2 ग्रुप में हो। ठीक है, कम से कम 2 क्या, ईपीआई में हो, ऐसे कम से कम 2 में नहीं, कुछ एसपीआई भी बचेंगे। हाँ, तो ऐसे ग्रुप जिसकी सारी की सारी टर्म किसी ना किसी ईपीआई का पार्ट हो, तो ऐसे ग्रुप आरपीआई कहलाते हैं। ठीक है, सच ग्रुप्स whose all terms are the parts of any of EPI। देखो एसपीआई और ईपीआई में ध्यान से समझना, इसमें कहा है सारे की सारी टर्म्स किसका पार्ट होनी चाहिए? ईपीआई का, किसी नॉर्मल ग्रुप का नहीं। जितनी भी टर्म्स है किसी ना किसी ईपीआई का पार्ट हो, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही ईपीआई का पार्ट, नहीं तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अलग अलग ईपीआई का होना चाहिए, किसी ना किसी ईपीआई में आए वो। ठीक है, जैसे देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, 1 1 1 1, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, ये है, ये ग्रुप हमारे पास 3 ग्रुप बन गए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। तो इम्प्लीकेंट्स तो टोटल टर्म्स है हमारे पास 4, तो 4 हो गए। पीआई टोटल ग्रुप है 3, तो 3 हो गए। ईपीआई ऐसे ग्रुप जिसमें हमारे पास सिंगल ग्रुप में हो कम से कम एक टर्म, तो ये वाला 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला 2 हो गए। ठीक है, अब आरपीआई की डेफिनेशन जो ऊपर लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताओ कौन सा ग्रुप आरपीआई में होगा? सर सेकंड ग्रुप, सेकंड वाला ग्रुप, एक ही ग्रुप होगा और वो ग्रुप नंबर सेकंड है। ठीक है, तो देखो इस सेकंड वाले ग्रुप की ये वाली टर्म कौन से ईपीआई में? 1 नंबर वाले ईपीआई में। ठीक है, और ये वाली टर्म किस ईपीआई में? 3 नंबर वाली में। सारी की सारी टर्म किसी ना किसी ईपीआई का पार्ट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं एक दूसरा वो बनाता हूँ के मैप, 1 1 1 1 1, ये हो गए हमारे पास। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ऐसे यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, यहाँ पे एक ग्रुप। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ऑल पॉसिबल ग्रुप। ये आई कितने हैं इसमें? टोटल टर्म कितनी? 5। पी आई कितनी? टोटल ग्रुप कितने? 4, ग्रुप नंबर 1 2 3 और 4। ठीक है, ईपीआई को कितने हैं? 2। कौन कौन से? 1 और 4। 1 और 4। तो आरपीआई बताओ अब कौन कौन कितने हैं और कौन कौन से हैं? 2 3 इसमें एक भी नहीं। सर 0 है, एक भी नहीं है। ठीक है, आरपीआई एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो आरपीआई की डेफिनेशन ये कहा है कि ऑल टर्म्स पार्ट ऑफ एनी ईपीआई। ठीक है, नॉर्मल ऐसा नहीं कहा इसमें कि वो 2 ग्रुप में हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो ईपीआई में होनी चाहिए। भाई ये वाली टर्म जो है इसकी 2 नंबर की ईपीआई में है, सही है, 1 नंबर ईपीआई है उसका पार्ट है। लेकिन ये वाली टर्म जो है ये 2 नंबर ग्रुप और 3 नंबर ग्रुप में, 2 नंबर भी ग्रुप ईपीआई नहीं, 3 नंबर भी नहीं ईपीआई है। ईपीआई तो 1 नंबर और 4 नंबर वाले हैं। तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो ईपीआई में नहीं है, तो इस यहाँ लिखा सारी टर्म ईपीआई में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप आरपीआई नहीं है। जो आरपीआई भी नहीं, ईपीआई भी नहीं, वो एसपीआई कहलाता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो ना ईपीआई है और ना ही आरपीआई है, वो एसपीआई चला जाता है, एसपीआई में पहुंच गया 2 नंबर ग्रुप। ठीक है, अब इस 3 नंबर ग्रुप में आ जाते हैं। 3 नंबर की ये वाली टर्म कोई से भी ईपीआई में नहीं है, ये वाली तो है 4 नंबर में, लेकिन ये वाली नहीं है, तो ये 3 नंबर वाला ग्रुप भी एसपीआई बन गया। 2 इसमें एसपीआई हो गई। एसपीआई जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि सच ग्रुप्स विच आर नाइदर ईपीआई नॉर आरपीआई। तो जो बचे वो सब हमारे पास क्या कहलाते हैं? एसपीआई कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 5 तरह के ये हो गए यहाँ पे इम्प्लीकेंट्स की टर्म। इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, इसेशनल प्राइम इम्प्लीकेंट, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट और सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया अभी बच्चों? सर हाँ, एक बार प्लीज ये आरपीआई समझा दीजिए, ये जो आपने एग्जांपल बताया ना, इसमें ये 0 कैसे है, ये थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। बेटा सीमा ये देखो, जो हमारे पास आरपीआई होता है, आरपीआई की डेफिनेशन हमने ये लिखी कि ऐसे ग्रुप जिनकी सारी की सारी टर्म्स किसी ना किसी ईपीआई का पार्ट हो। इस वाले में देखो, इस वाले में 1 नंबर और 3 नंबर क्या है हमारे पास?
ईपीआई है, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 नंबर बचा, जो बचे उनमें से देखना हमें, ठीक है। अब 2 नंबर जो है, 2 नंबर में एक सेल तो ये है, एक सेल ये है, 2 टर्म्स बनी हुई है। ये वाली टर्म्स जो है कौन कौन से ग्रुप में है, 1 नंबर में और 2 नंबर में, ठीक है। क्या इन दोनों में से कोई ईपीआई है? हाँ, ये 1 है। 1 है, तो मतलब ये टर्म ईपीआई का पार्ट है। अब इस वाली टर्म को देखो, ये वाली टर्म कौन कौन से ग्रुप में है, 2 नंबर में और 3 नंबर में, ठीक है। तो इन 2 या 3 में से कोई ईपीआई है 3 नंबर, तो ये भी ईपीआई का पार्ट होगी। तो इसकी सारी टर्म ईपीआई का पार्ट है, तो इसका मतलब ये आरपीआई होगा, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, 1 नंबर और 4 नंबर तो हमारे पास ये क्या है, 1 नंबर और 4 नंबर ईपीआई है, बचे 2 नंबर और 3 नंबर, इनको देखना हमें। तो 2 नंबर की ये वाली टर्म्स हम अगर देखते हैं, ये वाली टर्म्स किस किस का पार्ट है, 1 नंबर का और 2 नंबर का, ठीक है। तो मतलब सही है, ये 1 नंबर हमारे पास क्या है, ईपीआई है। अब ये वाली टर्म भी देखते हैं, सारी टर्म होनी चाहिए, अकेली नहीं, जितनी भी टर्म है सबको देखना है। इस वाली टर्म को देखते हैं, ये वाली टर्म किस किस का पार्ट है, 2 नंबर का और 3 नंबर का। क्या 2 और 3 में से कोई सा ईपीआई है? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आरपीआई नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे 3 नंबर वाले ग्रुप को देखेंगे, 3 नंबर वाले ग्रुप में ये वाली टर्म है, ये वाली किस में, 2 नंबर और 3 नंबर में, ये ईपीआई में है ही नहीं, तो मतलब ये 3 वाला भी नहीं होगा। कोई भी एक भी टर्म ऐसी हो अगर जो ईपीआई में नहीं है, तो मतलब वो वाला ग्रुप आरपीआई नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। अब देखो शॉर्ट में मैं इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। आई मतलब नंबर ऑफ, ये नंबर क्या है, नंबर तो टोटल होंगे, ये लिख देते हैं। आई मतलब इम्प्लीकेंट्स होते हैं ऑल मिन टर्म्स इन एसओपी और मैक्स टर्म इन पीओएस, ठीक है। वो हमारे पास कहलाते हैं आई। पीआई का मतलब ऑल पॉसिबल ग्रुप्स, पीआई कहलाई। ईपीआई मतलब सच ग्रुप्स whose minimum one term, ठीक है, does not appear in any other group, यानी दैट मीन्स सिंगल ग्रुप में हो, ठीक है, एक ही ग्रुप में आ रही। आरपीआई सच ग्रुप्स whose all terms are parts of any of the EPI। और SPI मतलब है हमारे पास such groups which neither EPI nor RPI, ठीक है। ऐसे ग्रुप हमारे SPI होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इम्प्लीकेंट्स का। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, 2-3 हम समझेंगे इनको कैलकुलेट करना, ठीक है। अभी हमने बेसिक चीजों से समझा है, थोड़ा सा और समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक बुलियन एक्स फंक्शन दिया हुआ है जिसमें कुछ मिन टर्म्स है, मान लिया 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, ठीक है। आपको इनमें कैलकुलेट करनी है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे इम्प्लीकेंट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स 8 हो गए ना। अब इसका के मैप बना लेते हैं। कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा ये? सर 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल का, 4 to 15 तक जा रहा, तो 4 वेरिएबल कम से कम इसमें होंगे। 4 वेरिएबल का के मैप हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे वैल्यू फिल अप कर देते हैं। ये होगी हमारे पास 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ होगी 9, 10, 11 यहाँ पे, 12, 13 और 15, ये बन गए हमारे पास। 15 यहाँ पे होगी, 15 इधर आएगा सर। ये हमारे पास बन गए। तो अब इनकी ग्रुपिंग करते हैं। पीआई का मतलब ऑल पॉसिबल ग्रुप। सबसे पहले 16 का बना के देखो, 16 का तो बनेगा नहीं ना, 8 का बनेगा। 4 का क्या कोई ग्रुप बन सकता है? 4 का ग्रुप बन सकता है कि ये वाला, ठीक है। इसको बोल दिया हमने ग्रुप नंबर 1। इसके बाद कौन से ग्रुप बन सकते हैं? ये वाला ग्रुप बन सकता है, ये वाला ग्रुप बन सकता है, ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5। तो इसमें 5 ग्रुप बन गए। तो पीआई 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 ये ना। ईपीआई बताओ कितने होंगे इसमें? सर 4 है। 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 क्योंकि 1 वाला जो है हमारे पास 1 आरपीआई में आ जाएगा। हाँ, सारे के सारे 2 ग्रुप का पार्ट है, सिंगल का नहीं है कोई भी। तो कम से कम एक टर्म सिंगल ग्रुप में हो, वो 2, 3, 4, 5 में है। तो आरपीआई कौन सा होगा? सर 1 नंबर का, क्योंकि इसके सारी की सारी टर्म ईपीआई का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद बचा हमारे पास एसपीआई। एसपीआई बचा ही नहीं कोई, 0 हो गया भाई। नंबर ऑफ एसपीआई क्या होते हैं? टोटल में से, ठीक है। एसपीआई का फॉर्मूला ये है कि टोटल हमारे पीआई में से माइनस कर दो ईपीआई प्लस आरपीआई, ठीक है। तो ये होता है, या आप कह सकते हैं पीआई बराबर क्या होता है? पीआई होंगे एसपीआई प्लस ईपीआई प्लस आरपीआई, सब मिला के पीआई बनते हैं, ठीक है। तो ये एक भी नहीं बचेगा हमारे पास।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मान लिया हमारे पास फंक्शन है f इक्वल टू सिग्मा 0 1 5 8 12 13, ये है हमारे पास। तो इसमें i कितने हैं? 6 तो 4। इसका के मैप बनाएंगे 4 इंटू 4 का ही बनेगा ये भी। फोर इंटू 4 का के मैप बना लिया। 0 पे है हमारे पास एक, यहाँ पे 1 लिख लिया, 1 पे है 2 3 4 5 पे है, ठीक है। फिर हमारे पास 8 पे बनेगा, 12 पे, 13 पे, ये हमारे पास बन गए। तो अब इनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो एक ग्रुप हमारे पास ये बनेगा, ऑल पॉसिबल ग्रुप निकालने, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये, चौथा ग्रुप ये बन गया, पांचवा ग्रुप ये बन गया। एक ग्रुप आप ऐसे बना सकते हैं, इसका और इसका, ठीक है। तो कितने ग्रुप बन गए हमारे पास यहाँ पे? 6 ही ग्रुप बने। पीआई हो गए हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग कर देते हैं इनकी भी, ठीक है। ये वाला मान लिया हमारे पास फर्स्ट नंबर का है, ये वाला सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ठीक है, ये फिफ्थ नंबर है, और ये वाला 6 नंबर का है, ठीक है। अब आप बताएंगे इसमें ईपीआई, ईपीआई कितने हैं? 0 ईपीआई एक भी नहीं है, सिंगल वाले में कोई सा भी नहीं है, ठीक है। सिंगल वाले में हमारे पास कोई भी नहीं बन रहा है कि ऐसा हो कि जिसमें एक भी वही हो, मतलब अकेले में बन के आए। तो ईपीआई हमारे पास 0 होगी, ठीक है। अच्छा, आरपीआई कितने हैं? ये भी 0 आरपीआई क्योंकि वो नहीं है तो ये भी 0 होगी। एसपीआई कितने हैं? 6 एसपीआई हमारे पास 6 होंगे, सारे के सारे ये क्या है? एसपीआई बन गए। अब देखो, जब हमारे पास इस तरह की यहाँ पे कंडीशन आ गई भाई, जब हमने यहाँ पे निकाले सारे बन गए, तो क्या के मैप कैसे बनाएंगे भाई इसका? तो इसका क्योंकि इसमें एक भी ईपीआई नहीं बन रहा, तो इसके के मैप के सॉल्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ईपीआई नहीं बना, जिसमें ईपीआई बन के आ जाते हैं उसका तो यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। अब इसमें नहीं है तो इसमें मल्टीपल हो सकते हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके से हम के मैप का बना सकते हैं। के मैप बनाने के तरीके आपके यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं अलग अलग? कौन कौन से ग्रुप को आप लेके बना सकते हैं भाई? अगर इसको के मैप से बनाएंगे तो मल्टीपल तरीके क्या क्या हमारे पास बन सकते हैं। एक हम ग्रीन वाले से ले लेते हैं, ये यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं दूसरा के मैप। वन 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 वन, ये है हमारे पास, ठीक है। तो भाई आप ऐसे बना सकते हो इसको, 1 2 और 3 बना सकते हो। तो ये हमारे पास के मैप ऐसे बन सकता है। और क्या तरीका है इसका के मैप बनाने का? जब सॉल्यूशन करेंगे मतलब इसका, तो इसके क्योंकि ईपीआई इसमें नहीं निकल के आया डायरेक्टली, तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्यूशन के, और वे मल्टीपल तरीके जब होंगे तो मतलब हमारे पास अलग अलग बन के आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ग्रुप बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 1 1 1, ठीक है। आप इस तरीके से इसको कर लो, ठीक है, ऐसे ये कर लो और ये कर लो, ठीक है, ऐसे बन सकता है हमारे पास। तो देखो, इसका आंसर हमारे पास अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, वहां पे ग्रुपिंग अलग तरीके से हो सकती है। तो जिसमें ईपीआई हमारे पास पीआई से नहीं निकलते तो उसमें मल्टीपल बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि के मैप बनाने के लिए, जैसे हमने कहा था ईपीआई की हेल्प से के मैप बनते हैं, अब यहाँ पे जब ईपीआई का के मैप नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म्स जो होंगी, ये वाली, ठीक है, अगर इस तरीके से बनाएंगे ये भी हो सकती है, ये वाले ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाले ईपीआई कह सकते हैं अगर हम ये बने, लेकिन एक्चुअल में ये ईपीआई नहीं होंगे इस वाले उसमें जब इम्प्लीकेंट से निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे उसमें मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मल्टीपल सॉल्यूशन जब कब होंगे? जब हमारे पास कोई भी ईपीआई, जब ईपीआई नहीं तो आरपीआई भी होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बिना ईपीआई के आरपीआई नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं हम। सीमा, हाँ जी सर। पीछे से किसकी आवाज आ रही है? एक सेकंड, वो पापा खाना खा रहे थे अभी। एक सेकंड। चलो, 1 1 1 1 1 1 1, ये हमने बना लिया, ठीक है। इसमें आप बताओ कितने इम्प्लीकेंट्स हैं? 7 2 3 दो, 4 7 हो गए, ठीक है। 7 पीआई निकालते हैं कितने हैं। तो एक ग्रुप हमारे पास ये बन जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सर ये सीमा रोय का एक बार ऑफ करवा दीजिए माइक्रोफोन। हो गया, अब हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6,
6 हमारे पास यहाँ पे बन गए पी आई 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके साथ ही अब हम बात करते हैं ईपीआई की। 2 सर 2 1 एंड 6 1 and 6 1 and 6 वाले हमारे पास क्या बनेंगे ईपीआई, ये हो गए 2 1 and 6। आरपीआई 0 सर 0 एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, ठीक है, 0 हो गई। और एसपीआई सर 4 4 कौन कौन से 6 5 2 3 4 3 4 5 4 हो गए 2 3 4 5, ये हमारे पास एसपीआई। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कौन कौन से हमारे पास ये बनेंगे, ग्रुपिंग बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब देखो, जैसे अगर क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे ही कर सकते हैं इन ईपीआई की हेल्प से। देखो ईपीआई जो हमारे पास यहाँ पे ईपीआई होते हैं, ईपीआई का ये है जो भी ईपीआई होंगे वो के मैप में जरूर आएंगे, मैंडेटरी है। ईपीआई का के मैप में आना क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास आरपीआई होंगे वो कभी नहीं आएंगे, और जो हमारे पास एसपीआई है वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ये चीज ध्यान रखना। ईपीआई जो है वो नेसेसरी है कि वो हर के मैप में आएंगे ही आएंगे, नेसेसरी इन के मैप सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बगैर के मैप वो इनके अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, ये नेसेसरी है, इनके अलावा भी हो सकता है कोई। जो हमारे पास आरपीआई है वो कभी भी नहीं आएंगे, नेवर अपीयर इन के मैप सॉल्यूशन। और जो हमारे पास एसपीआई है वो मे और मे नॉट बी अपीयर इन के मैप सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जब इसका के मैप का सॉल्यूशन बनेगा तो कम से कम 2 ग्रुप तो बनेंगे ही बनेंगे उसमें। ठीक है, मैक्सिमम 6 बन सकते हैं, कम से कम 2 बन सकते हैं। बाकी अगर कोई 2 से ज्यादा बने तो वो किस में से बनेंगे, एसपीआई में से बनेंगे। ठीक है, एसपीआई में से। और जो मिनिमम 2 बनेंगे वो कौन से बनेंगे, ये वाले 2 बनना मैंडेटरी है। ठीक है, और हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा नहीं बनेगा, वो हम 100% श्योर नहीं है कि कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, और एसपीआई में से यानी इनमें से कोई सा ना कोई सा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकते। इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, लास्ट क्वेश्चन में ईपीआई कितने थे, 0, आरपीआई कितने थे, 0, एसपीआई कितने थे उसमें, भाई 5 या 6 बने दिखे थे शायद, 9 6 है। अच्छा, तो यानी उस क्वेश्चन में हम ये नहीं कह सकते थे 100% कि कौन सा ग्रुप हमेशा सॉल्यूशन में आएगा, और ये भी नहीं कह सकते थे कौन सा नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो ये एसपीआई थे 6, इनमें से कोई सा भी आ भी सकता था, कोई सा भी नहीं भी आ सकता था, कंफर्म नहीं थे। तो जो आरपीआई या ईपीआई में होते हैं उनके बारे में हम 100% कंफर्म होते हैं कि वो हमारे पास सॉल्यूशन में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, और एसपीआई वाले आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास ईपीआई है उतने ही ग्रुप बनेंगे सॉल्यूशन में, कम से कम इतने जरूर बनेंगे। ठीक है, कम से कम इतने जरूर बनेंगे, और ये जरूर आएंगे जो ईपीआई में है, और जो आरपीआई में है वो कभी नहीं आएंगे। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जितने ईपीआई हैं उतने ही टर्म्स बनेंगी सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन में उससे ज्यादा टर्म्स भी आ सकती हैं, क्योंकि जो टर्म्स बन के आती हैं, टर्म्स भी तो हमारे पास ग्रुप नहीं बनती है ना। के मैप के सॉल्यूशन में कितनी टर्म्स होती हैं, जितनी के मैप के फाइनल ग्रुप बनते हैं उतनी टर्म्स आती हैं। तो फाइनल ग्रुप जो होंगे वे कोई जरूरी नहीं जितने ईपीआई हैं उतने ही होंगे, कम से कम उतने होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितने पीआई है मैक्सिमम उतने हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इम्प्लीकेंट का। ठीक है, मतलब इम्प्लीकेंट की टर्म्स किस तरीके से होती हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। यहाँ पे मान लिया हमारे पास एक 4x4 का ही ले लेते हैं। बेसिकली के मैप के क्वेश्चन 4x4 के ही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सब में सब इन सब की वैल्यू निकालनी होती है जैसे, वैल्यू नहीं निकालनी इसमें, तो हम ये बस पता कर दे कितने हैं हमारे पास। ठीक है, अब वैल्यू निकालने का भी अगर पूछा गया कि प्राइम इम्प्लीकेंट जो है या ईपीआई है उसकी टर्म्स बताओ क्या है, तो वो निकाल लेंगे। जैसे मान लिया उसका भी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन यही कर लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे लिख लिया 1 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 1 1, और टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें चलो इस तरीके से भी करते हैं। हमें ये भी बताना कि जो हमारे पास ईपीआई होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, कितने होंगे वो तो, जैसे कि जो ईपीआई होता है उतने ग्रुप तो बनेंगे ही बनेंगे, और जो बाकी ग्रुप डिपेंड करेंगे वो एसपीआई पे करेंगे, वो आ भी सकते हैं उसमें नहीं भी आ सकते। जैसे वो 6 वाला एग्जांपल था जिसमें पीआई भी 6 थे और एसपीआई भी 6 थे, अपने 2 ग्रुप एक्स्ट्रा बना के दिखाए थे, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकते। नहीं भी हो सकता, ऐसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनमें हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि आई कितने हैं, 1 2 3 4 3 7 और 2 9 हो गए। पीआई देखते हैं हम कितने हैं। तो पीआई आपके पास देखो, पहले तो 4 का ग्रुप ऐसे बना लो, ये हो गया, ये हो गया, और ये 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है,
और ये वाला ग्रुप बन सकता है, एक 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 ये वाला ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो कितने ग्रुप हो गए हमारे पास यहाँ पर? एक नंबर ग्रुप ये हो गया, और 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ईपीआई कितने होंगे? 1 नंबर का है एक, तो 1 है सर। ठीक है, एक ही है, एक नंबर वाला ही, और तो कोई है नहीं। ठीक है, बाकी तो सब में डबल डबल आ ही रहे हैं, तो एक ही हो गया। आरपीआई बताओ कौन कौन से हैं? 0 है सर। 0 कोई सा भी नहीं। एसपीआई ये एक नंबर, बाकी जो बचे 6 वो सर जो ये 6 के साइड में एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, 6 की साइड में, हाँ ईपीआई तो 8 है। ईपीआई में कंसीडर नहीं कर सकते इसको? कौन से में? क्योंकि 6 के साइड में कौन? सर 6 के नीचे जहाँ पे 6 लिखा है आपने, उसके नीचे वाला जो सिंगल ग्रुप है, एक ऊपर एक नीचे है। ये वाला? तो इसको ही तो किया 1 नंबर वाले ग्रुप को, यही तो है जो चारों कॉर्नर वाला। अच्छा, चारों का बनाया, ओके। हाँ, ये 4 का बना है ना, ये वाला। सर ये तो 0 0 और 1 0 भी बन सकता है ना एक ग्रुप? कौन सा बेटा? सर ये पीक्यू वाली लाइन में 0 0 और 1 0 भी तो एक और बन सकता है ना, जैसे ऑल पॉसिबल। 0 0 और 1 0 का साइड में आरएस वाला सर, आरएस वाले रो, ये वाला और ये वाला, तो ये बेटा ग्रुप के अंदर ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, ग्रुप 4 के अंदर ही तो हो जाएगा। ये वाली क्योंकि ऊपर नीचे हो रही है, अगर वैसे देखो तो ये ऐसे है ना। ठीक है, अगर इसको हम पलट के देखें तो ये चारों एक साथ ही हैं। अब आप कह रहे हैं इनको भी बना लो, तो ये ग्रुप के अंदर ग्रुप बन जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं बना। 2 3 4 5 6 7 ये वाले हमारे पास हो गए। अब आपसे ये पूछा गया जो हमारे पास ईपीआई है उसका फंक्शन बताओ क्या होगा, टर्म बताओ। तो एक नंबर वाले की टर्म देख लो। एक नंबर वाला ग्रुप पी क्यू आर एस, एक नंबर वाले में क्या है? एक ये है, पी क्यू की वैल्यू 0 0, आर एस की भी 0 0। एक ये वाली टर्म है, इसमें पी क्यू की वैल्यू है 1 0, आर एस की 0 0। ये वाली टर्म है, पी क्यू की वैल्यू 0 0, आर एस की वैल्यू 1 0। ये वाली टर्म है, पी क्यू की वैल्यू 1 0 और आर एस की वैल्यू 1 0। ठीक है, तो ये वाले 1 0 वाले कैंसिल, बचे क्यू एस वाली, तो क्यू डैश एस डैश, ये हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। तो क्वेश्चन में जो है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा है, और उसमें ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं ये करके, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट भी करना है, जो प्राइम इम्प्लीकेंट है उनकी टर्म्स को कैलकुलेट भी करना है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस के मैप को सोल्व करेंगे तो कौन सी टर्म मैंडेटरी है उसमें आएगी, तो क्यू डैश एस डैश जरूर आएगा। ठीक है, एक सर ये क्यू डैश एस डैश कैसे आएगा, एक बार बताना दोबारा। बेटा जो हमारे पास एक नंबर वाला ग्रुप है ये ईपीआई वाला, ठीक है, हमें इसका बताना था क्या है टर्म। तो ईपीआई के ये हमारे पास ये वाले 4 कॉर्नर है, तो इन 4 कॉर्नर की वैल्यू लिख ली हमने पीक्यूआरएस के नीचे क्या क्या है। ठीक है, जिसमें 0 1 आ रहे, 0 1 आपस में कट जाएंगे, बाकी 0 0 वाले बचे। 0 वाला क्यू पे बचा, एस वाले पे बचा, तो 0 का मतलब क्या होता है? डैश लगेगा, और नेगेटिव को रिप्रेजेंट, तो ये क्यू डैश हो गया, ये आर डैश हो गया। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से ये 0 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 0 0 यानी एस डैश। इन दोनों में देखेंगे यहाँ पे 0 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 0 0 किसका? क्यू का, यानी क्यू डैश। तो एस डैश क्यू डैश हमारे पास यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। ओके सर। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें अब हम आगे यहाँ पे समझते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी कुछ सर्किट के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके पास गेट्स आपने पढ़े हैं, गेट्स में हमने पढ़ा है कि भाई हमारे पास एक होता है नोट गेट, ठीक है, जिसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी आता है। एक हमारे पास होता है बफर, ठीक है, जो स्टोर करने के लिए आता है। एक हमारे पास एंड गेट होता है, और गेट होता है। ये हमारे पास बेसिक गेट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नोट एंड और, हमारे पास बेसिक गेट्स हैं। एक हमारे पास नोर गेट होता है, नैंड गेट होता है, यूनिवर्सल गेट होते हैं, ऐसे एक्सोर गेट होता है। ठीक है, एक्स नोर गेट होता है। अब जा रही भाई साहब। राजकुमार, हेलो सर। हाँ कुछ नहीं सर, चेक कर रहा था मेरी वॉइस आ रही नहीं आ रही है। अच्छा, जा रही है भाई साहब। सर फर्स्ट क्लास है मेरी ये आज। अच्छा, यस सर। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे गेट्स की बात होती है इस तरह से। अब इन गेट्स के साथ हमारे पास कुछ है लॉजिक फैमिलीज। ये लॉजिक फैमिली वैसे तो प्योरली पार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले या इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं उनमें आते हैं इनके क्वेश्चंस। लेकिन जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो वहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, तो कम से कम आपको इन लॉजिक फैमिली के कौन कौन से सर्किट होते हैं उनके नाम और फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। काफी पहले अगर आप पुराने केवीएस के पेपर देखोगे उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आता था, अब तो हटा दिया है वैसे बेसिक केवल गेट्स के बारे में, लेकिन अब भी है। ठीक है, आप देखेंगे बुलियन अलजेब्रा भी है, गेट्स भी है, फर्स्ट वाली यूनिट में आपको दिया हुआ है। ठीक है, केवीएस में भी, तो केवीएस में ये हर पेपर में आप देखेंगे 2013 15 17 के उनमें लॉजिक फैमिली के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो लॉजिक फैमिली के बेसिक चीजें आप एचपीएससी डीएसएसबी में कर रहे हैं उनमें भी आ जाते हैं। तो क्या क्या होती है लॉजिक फैमिली, क्या मतलब है इनका? मतलब जैसे ये गेट्स हैं, गेट से हम क्या बनाते हैं? सर्किट बनाते हैं। भाई कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स क्या होते हैं? सर्किट। जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, बनता है हमारे पास, सिक्वेंशियल सर्किट बनता है, गेट्स की हेल्प से तो बनते हैं।
ठीक है। तो जितनी भी ये आईसी होती हैं, चिप्स होती हैं, जिनमें हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग तरीके से होती हैं, यानी जो इन गेट्स की हेल्प से हम सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, उन सर्किट को हम लॉजिक फैमिली बोलते हैं। फैमिली का मतलब क्या है, जिनके सिमिलर इनपुट हो, ठीक है, सिमिलर इनपुट आउटपुट और या इंटरनल सर्किट पे जो काम करती हैं, ऐसी फैमिली जो होती हैं वो लॉजिक फैमिली में आती है। फैमिली मतलब एक जैसे बिहेवियर वाली चीजें, ठीक है, थोड़ा सा उनमें चेंजेस होता है, मतलब फंक्शन अलग परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती है, मतलब, ठीक है। तो ऐसे जो सर्किट होते हैं वो एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो मतलब लॉजिक गेट्स का तो काम होता है, उनमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हम लेते हैं और एक सिंगल आउटपुट देते हैं, ठीक है। नोट गेट में, बफर में सिंगल इनपुट भी हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास लॉजिक फैमिली होती है वे डिफरेंट टाइप की इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास सिमिलर इनपुट्स पे डिफरेंट डिफरेंट गेट्स के एक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो कौन कौन सी हमारे पास लॉजिक फैमिलीज होती हैं, तो ये 2 तरह से डिवाइड की गई है लॉजिक फैमिली। जितने भी सर्किट हैं 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं लॉजिक फैमिलीज के। पहली होती है हमारे पास यूनिपोलर और एक होती है बाइपोलर। यूनिपोलर और बाइपोलर सर्किट, ये क्या है, बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती हैं, यानी आईसीज होती हैं कुछ, ठीक है। तो यूनिपोलर या बाइपोलर होती है। तो हाँ श्यामली, कुछ पूछना है क्या बेटा? यस सर। सर ये एक बात पूछनी थी मुझे, अभी आपने जो इम्प्लिकेंट प्राइम इम्प्लिकेंट बताया वो एसओपी पे आधारित बताया ना, तो पीओएस का भी ऐसा ही बनेगा सर? हाँ, पीओएस का भी ऐसे बनेगा सर। ये इसको 11-12 की बुक में या किसी बुक से क्लियर हो जाएगा? नहीं, 11-12 की बुक में नहीं है, ठीक है। तो फिर सर वो आपको वीडियो देख लेना बाद में रिकॉर्डेड, जी सर। ठीक है, लेट आए होंगे। तो यूनिपोलर और बाइपोलर के बारे में 2 तरह से हमारे पास ये सर्किट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बाइपोलर डिवाइसेस क्या होती हैं, तो आपने पढ़ा होगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मोस, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, वो बाइपोलर के उसमें आते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर भी हमारे पास बाइपोलर और यूनिपोलर हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं। इसमें भी हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो यूनिपोलर में भी आते हैं। देखो ये वाले खासकर, हाँ, हमारे पास यूनिपोलर के तो सारे के सारे जो हैं मेटल ऑक्साइड के बने होते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होते हैं, ये मोस पे डिपेंड करते हैं। जो हमारे पास बाइपोलर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं मोस का भी, और हमारे पास कुछ अलग बाइपोलर सर्किट होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। मोस की फुल फॉर्म होती है हमारे पास यहाँ पे, मोस मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो पहले हम इनके टाइप के बारे में बात करते हैं। यूनिपोलर में हमारे पास मेन होता है पी मोस, एक होता है हमारे पास एन मोस, एक होता है सी मोस। पी मोस का मतलब कोई बताएगा क्या होता है पी मोस? पी टाइप सर, पी चैनल, ठीक है, पी चैनल, पी टाइप्स या पी चैनल होते हैं। पी मतलब हमारे पास यहाँ पे किसको डिनोट करता है? पी चैनल मेटल ऑक्साइड। आप सर्किट देखते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव एज बनते हैं, नॉर्थ साउथ बनते हैं, ठीक है, उन्हीं से लिया गया है इनका नाम। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एन मोस होता है हमारे पास, ये कहलाता है एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और सी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। जो हमारे पास बैटरी होती है, ठीक है, वो सी मोस से बनी होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये होते हैं, ठीक है। तो यूनिपोलर जो हमारे पास लॉजिक फैमिली होती है, ये बेसिकली मोफ सेट से भी, इनको हम मोफ सेट डिवाइस भी बोलते हैं, MOS मोसफेट होगा, MOS सेमीकंडक्टर हो गया ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, FET, ठीक है। तो M का मतलब तो यहाँ पे यही है हमारे पास, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। और आगे है हमारे पास FET क्या होता है? हाँ भाई, सर्किट होते हैं ना, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर पे बनते हैं, जो फील्ड इफेक्ट पे काम करते हैं, मतलब पॉजिटिव फील्ड या नेगेटिव फील्ड, ठीक है, एनमोस या पीमोस। और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम करते हैं। पी मोस जो होता है वो पॉजिटिव पे काम करता है, एनमोस नेगेटिव पे काम करता है, सीमोस दोनों पे काम करता है। तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफ का मतलब है यहाँ पे फील्ड, ई का मतलब इफेक्ट, और टी का मतलब ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये इस तरह का हमारे पास मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसमें हमारे पास वो बनते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एजिस होते हैं, उनके बेस पे काम करता है। अब बाइपोलर की अगर हम बात करें, बाइपोलर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, एक नॉन सैचुरेटेड होते हैं। बाइपोलर सर्किट 2 तरह के, एक होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड सर्किट और एक होते हैं नॉन सैचुरेटेड सर्किट। सैचुरेटेड सर्किट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बेटा हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक होता है RTL, और एक होता है हमारे पास DTL, और एक होता है TTL। और नॉन सैचुरेटेड में आपके पास ये हमारे पास एक होता है स्कॉची KY होगा यहाँ पे,
SCHOTTKY, स्कोची TTL। और सर मॉसफेट जो है वो यूनिपोलर का एग्जांपल है। हाँ, ये यूनिपोलर का, यूनिपोलर ये सारे के सारे इस फैमिली के अंदर आते हैं मोसफेट के। ठीक है, ये हो गया एक एमीटर कपल लॉजिक होता है, ECL, एमीटर कपल्ड लॉजिक। RTL, देखो इनमें से क्वेश्चन जो अब आएंगे, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है तो ज्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इनके नाम थोड़ी बेसिक फंक्शनैलिटी, फुल फॉर्म। ठीक है, जैसे आपको PMOS, NMOS, CMOS, MOSFET, ठीक है, या MOS, इनके टाइप पता होने चाहिए कौन सी कैटेगरी में। ये सारे के सारे यूनिपोलर कैटेगरी में। बाईपोलर में दो हैं, सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड। ठीक है, जो हमारे पास बाईपोलर में जितने भी दिखेंगे वहां पे लॉजिक में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज है, या तो हमारे पास P चैनल या N चैनल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर R और T दो चीज का कॉम्बिनेशन है। R का भी, L का मतलब तो लॉजिक ही है। ठीक है, R का मतलब हमारे पास रजिस्टर होता है, T का मतलब ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो RTL की अगर हम बात करें, RTL हमारे पास होगा रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, RESISTOR, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। और DTL का मतलब, D का मतलब हमारे पास होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसको DCTL भी बोलते हैं, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक। या एक डायरेक्ट वाले में C भी आएगा, इसमें खाली D है तो ये डायोड में बनेगा, ये डायोड रह जाएगा, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। एक इसमें ये होता है, यहाँ पे वो डायरेक्ट वाला DCTL होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। और जो DTL है हमारे पास, ये डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक होगा। ठीक है, और एक TTL है, TTL का मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर, ठीक है, लॉजिक, तो ये दो पे काम करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक होता है, वो भी बनते हैं, मतलब HTL भी होता है, उसमें थ्रेशोल्ड बनते हैं। ठीक है, तो हाई थ्रेशोल्ड के होते हैं। एक IIL होता है, यानी इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक होता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे पास होते हैं। अब सर देखो, ये DCTL किसमें आता है? ये बेटा इसी में ही है, सैचुरेटेड में। DCTL है, एक IIL होता है, और एक इसी तरह से ITL होता है। IIL का मतलब होता है हमारे पास, मतलब इंटीग्रेटेड, I का मतलब इंटीग्रेटेड, दूसरे I का मतलब होता है इंजेक्शन, और L का मतलब लॉजिक ही है। H का मतलब यहाँ पे हाई है, और T का मतलब थ्रेशोल्ड, और L मतलब लॉजिक, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। हाँ, बस आपको इनके नाम रखने हैं। इनमें देखो क्वेश्चंस और किस तरीके, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं मैं उन्हीं के बेसिस पे बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, इनमें देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है। और उनमें बेसिक है, जैसे सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है इनमें से, सबसे कम बिजली कौन, पावर कंजम्पशन कौन करता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, किसी को पता है इनमें सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है? सर ये IIL लिखा है जो इसके इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। ये ECL जो है, ये हमारे पास कौन सा होता है, फास्टेस्ट होता है। जितने भी हमारे पास लॉजिक फैमिली के सर्किट होते हैं, उनमें सबसे फास्टेस्ट कौन काम करता है, ECL काम करता है। ठीक है, तो ECL से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी आपको बहुत हाई स्पीड के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो कौन सा लॉजिक फैमिली का सर्किट हम यूज करेंगे, तो ECL का आप यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे कम पावर कौन लेता है, ठीक है, पावर सप्लाई किस में होती है सबसे कम, तो कौन से CMOS। ठीक है, ये मिनिमम पावर लेता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी आपके फुल फॉर्म वगैरह आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम तक काम करना है, ठीक है, तो ज्यादा टाइम तक जो हमारे पास सैचुरेटेड वे में काम कर सके, तो वो हमारे पास TTL होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हाई डेंसिटी की बात करें कि सबसे ज्यादा डेंसिटी के कौन से सर्किट होते हैं, तो ये मोस वाले सर्किट हाई डेंसिटी पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस। सर ECL का फुल फॉर्म फिर से बता देंगे? ECL का होता है एमीटर कपल्ड लॉजिक। इनको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, बाकी फिर हम पढ़ते हैं। सर हाई डेंसिटी वाला कौन सा बताया था? हाई डेंसिटी वाले होते हैं MOS, यानी PMOS, NMOS, CMOS, सारे ये हाई डेंसिटी पे काम करते हैं। आंसर TTL वाला? TTL वाला जो है लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो। सर यहाँ पे जो टर्म है हाई डेंसिटी, इसका क्या मीनिंग है? हाई डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब कम जगह में ज्यादा चीजें स्टोर करना।